अलग अलग करियर्स के बारे में बताने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मालूम है कि बच्चे की लाइफ का ये जो पीरियड है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ तो इधर बच्चे बैठे, कुछ पेरेंट्स बैठे। पेरेंट्स लोग तो खैर समझते ही है, लेकिन बच्चों को ये चीज रियलाइज करना चाहिए कि लाइफ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है। ये अभी तुमको नहीं रियलाइज होगा, बाद में तुमको लगेगा यार यही लाइफ का मेन पीरियड है, व्हेन यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। ओके, ये जब मैं भी बड़ा हुआ ना तब मुझे रियलाइज हुआ यार, जब मैं कॉलेज में था उसके बाद मैंने टाइम पे सीए कर लिया। खास मैं उस वक्त थैंक गॉड मैं वो टाइम पे सब चीज कर लिया। अगर मैं भटक गया होता तो पता नहीं क्या होता। अब रियलाइज होता है कि बहुत ज्यादा कीमती पीरियड था लाइफ का। ओके, तो ठीक है, हर बच्चे को फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मजे चाहिए। मैं तो बोला लाइफ में मजा ही करना है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है ना। सही चीज सही टाइम पे करनी चाहिए तो लाइफ एकदम स्मूथली जाती है। डूइंग द रॉन्ग थिंग एट रॉन्ग टाइम विल स्पॉइल द थिंग्स। ओके, इसलिए ठीक है सब कुछ करो, लेकिन बोलते हैं ना अभी सजा तो जिंदगी भर मजा। लेकिन अभी वो ले लिया ना कि अभी मजा करना है तो अभी मजा करो, फिर जिंदगी भी सजा में निकलती है। ओके, इससे थोड़े टाइम तुमको सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। जस्ट यू टू गिव योर 3-4 years ऑफ योर लाइफ एंड योर करियर विल बी बिल्ट अप। ओके, सब लोग इधर कॉमर्स का सोच के आए हैं तो तुमको मैं कॉमर्स का सब मैक्सिमम ऑप्शंस बता देता हूँ, देन यू कैन मेक योर ओन चॉइस। और मैं भी अपने मोर देन 27 years के एक्सपीरियंस से तुमको बता पाऊंगा कि क्या बेटर होगा इस स्टेज के ऊपर आपकी लाइफ के लिए। ओके, क्योंकि इसी मार्केट में बहुत रॉन्ग नोशंस भी होते हैं। मींस लोगों को क्या इग्नोरेंस होती है ना, कुछ भी बात कर, अड़ोस पड़ोस वाले कुछ बोल देते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता। सी हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अपने को यहाँ वहां से हाफ नॉलेज मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ से मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ तुमको फुल ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं बचपन से यही कर रहा हूँ, तुम लोग के बचपन से। ऑब्वियसली मैंने तो मतलब 92 से मैंने टीचिंग जो चालू किया कर ही रहा हूँ। 92 से 97 आई वॉज डूइंग प्राइवेट ट्यूशंस। फिर 97 में क्वालिफाई होने के बाद पूरा प्रोफेशनली टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने यही चीज की है लाइफ टाइम, पूरी लाइफ ये किया है। तो मैं तुमको हाफ नॉलेज नहीं दूंगा, फुल नॉलेज दूंगा। सो ट्रस्ट ऑन माई गाइडेंस व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू। ओके, बट सी पहले मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि क्या कोर्स करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले सब ऑप्शंस को ओपन माइंड से सुन लो, क्योंकि सी माइंड क्लोज रहेगा ना कि नहीं मैं तो यही करूंगा तो डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। पहले ओपन माइंड से हर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लो, एंड फिर बाद में मैं भी अपना तुमको एडवाइस दूंगा क्या बेटर है क्या नहीं है, तुम लोग भी अपना डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो सी मेरा प्लान क्या पता है, पहले मैं आपको है ना ये देखिए जितने भी करियर ऑप्शंस है एक बार उसके नाम बता देता हूँ, और हर करियर के बारे में ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ क्या होता है। एंड फिर बाद में ना तुमको एक डिस्टिंक्शन बिटवीन बताऊंगा। उसमें क्या कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि ये कोर्स में क्या होता है, ये कोर्स में क्या होता है, सबके प्लस माइनस पॉइंट। वो कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत जोरदार होगी। ओके, लेकिन वो मैं बाद में लूंगा। पहले तो क्या एक बार अपने को हर कोर्स को इंडिविजुअली सुन के समझ लेना है कि ये भी कोर्स होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है। एक कोर्स वाइज अपने डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सी डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स। सबसे पहले एवरीवन नोज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इज सीए। देन नेक्स्ट कम सीएमए। सीएमए क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और सीए तो पता ही है, चार्टेड अकाउंटेंसी। फिर सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। एंड देन कंपनी सेक्रेटरी, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। एंड देन नेक्स्ट कोर्स इज एक्चुअरीज, एक्चुअरियल साइंस होता है। अब इसमें क्या होता है मैं तुमको सबका ब्रीफ आइडिया दूंगा। ओके, फिर अगला कोर्स है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट इज एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एवरी कोर्स, एक बार खाली सबके नाम सुन लो। ओके, फिर अगला कोर्स है सीएफए, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। देन नेक्स्ट वन इज एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। ओके, फिर सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। फिर एफआरएम, फाइनेंस रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। ओके, नो डाउट थोड़े बहुत डिप्लोमा टाइप कोर्स भी आपने सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये बैंकिंग वो बैंकिंग, सीएफपी वगैरह, बट दे आर ऑल स्मॉल कोर्सेज, दे आर ऑल डिप्लोमा सर्टिफिकेशन टाइप कोर्सेज। मेजर कोर्सेज जो बोलते हैं ना, जो इन दिनों लाइमलाइट में, वो ये सब कोर्सेज। ओके, उसी में सब हर कोर्स का एक एक करके तुमको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। फिर बाद में एक डिस्टिंक्शन बिटवीन आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोग क्या प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाओगे कौन सा कोर्स करना है कौन सा नहीं करना। ओके, उसी फर्स्ट कोर्स अपना है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सी यहाँ कुछ बच्चे 10th वाले भी बैठे हैं, तो उनको थोड़ा नॉलेज बताना पड़ेगा कि सीए होता क्या है।
सी चार्टेड अकाउंटेंसी का रोल क्या होता है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह। अब अकाउंटेंसी क्या होता है ये भी तुमको बता दे तो अच्छा है, क्योंकि 10वीं के बच्चों को ये भी एक नई चीज सुनने में आई है ना। अकाउंटेंसी इज व्हाट यू नो, हम लोग जो बिजनेस करते हैं, जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ या कोई भी टाइप का बिजनेस करते हैं तो उसका हिसाब किताब लिखना पड़ता है, और वो जो हिसाब किताब लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। जैसे आज मैंने ये जगह ले ली, इसका रेंट दिया है, बच्चे आए तो मुझसे फीस मिली है, तो ये सबको रिकॉर्ड करना है और उसको एक साइंटिफिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक अकाउंटेंसी होता है। और वो क्यों करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं बिजनेस करके कमा रहा हूँ कि गवा रहा हूँ। क्योंकि हर बिजनेसमैन को क्या पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पता तो चलना चाहिए अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए अपने को अकाउंटिंग करना पड़ता है। और अकाउंटिंग बहुत जरूरी, क्योंकि एक बिजनेस में ना लाखों लेन देन होती है, करोड़ लेन देन होती है, किसी को पैसा दिया, किसी से मिला, ये किया वो किया, तो अपने को पता कैसे चला कि मैंने फायदा किया कि नुकसान किया बिजनेस में, तो उसके लिए अकाउंटिंग नाम की चीज होती है। ओके, तो चार्टेड अकाउंटेंट इज अ किंग ऑफ अकाउंटेंसी, बट ये अकाउंट सीए का बेसिक रोल है। बट आजकल क्या इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, अकाउंटेंसी अपने आप कंप्यूटर के थ्रू हो जाती है, सीए को बैठ के खुद अकाउंटेंसी नहीं करना पड़ता। सीए का मेन रोल किधर आता है, ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार अकाउंटिंग कर दी, हिसाब किताब लिख दिया धंधे का, फिर उसको चेक करना और चेक करके बताना कि सही है कि गलत है। क्योंकि आज मेरे अकाउंटिंग या चेकिंग कोई ना करे तो भी चले, क्योंकि मेरे धंधे में मुझे ही खाली इंटरेस्ट है, लेकिन आज मैं रिलायंस हूँ, विप्रो हूँ, इन्फोसिस, एल&टी, तो उसमें बहुत सारे पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ है, तो पब्लिक को ट्रस्ट बैठना चाहिए ना। इससे एक चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स को चेक करेगा, और चेक करके एक और उसने बोला ना अकाउंट सही है, तो पब्लिक को फेथ बैठता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में। इससे ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस है। और सीए ने एक बार बोल दिया ना इस कंपनी के अकाउंट्स एकदम ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो पब्लिक का ट्रस्ट बैठता है, तो ऑडिटिंग का रोल हो गया। फिर टैक्सेशन होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। सीए में बहुत बेसिक रोल बता रहा हूँ, बट कहीं भी तुम लोग ये इंप्रेशन मत बनाना कि मतलब अपने सीए बन के ये सब काम करेंगे। एक बात बताओ, सीए बहुत सारे फील्ड में सेट हो सकता है। सीए एक ऐसा कोर्स है ना कॉमर्स में, जो कोई भी कंपनी में किधर भी सेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि सीए तो मुझे खाली यही एरिया में जॉब करना पड़ेगा। यू कैन फिट एनीवेयर, वेदर अ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस सेक्टर, टीचर बन सकता है, वो खुद की ऑफिस खोल सकता है। मतलब सीए बनने के बाद है ना, ऐसा नहीं कि अब तो जैसे डॉक्टर बना तो अब उसको डॉक्टरी करनी पड़ेगी ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सीए बनने के बाद उसका जनरल चॉइस है, ही कैन डू एनीथिंग। तो सीए अपना बिजनेस चालू कर सकता है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है, और जॉब करना नहीं है टीचिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब सीए का सबसे बड़ा फायदा क्या, ऑलराउंडर। ही कैन सेट इन एनी फील्ड, एनी एरिया, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। ओके, बट कभी भी ऐसा मत समझना कि अकाउंट्स ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरा छोटा भाई भी सीए, ओके, ही इज वर्किंग इन हांगकांग HSBC बैंक, वो एक अलग ही टाइप का काम कर रहा है। मतलब उसका ये अकाउंटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह का मैंने आपको रोल बताया ना, उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक बैंक में जॉब कर रहा है, उन लोग के लिए बिजनेस लाना, ये करना है, अलग ही टाइप का प्रोफाइल है। सीए क्या है, एक बार एक डिग्री क्या अपने का एक ब्रांड बन जाता है कि आई एम अ सीए, उसके बेसिस पे अपने को एंट्री मिलती है। बाकी कंपनी में अलग अलग टाइप के जॉब होते हैं। ओके, बट कभी भी ऐसे स्टैंडर्डाइज मत करना कि इस टाइप के काम में मेरे को पसंद नहीं है। चलो डॉक्टर है तो उसको दिन रात पेशेंट को ही देखना है, लेकिन सीए मतलब उसको एक ही चीज करना, ऐसा नहीं है। ही हैज गॉट मेनी ऑप्शंस टू डू इन लाइफ। ओके, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। अब सी अगर ये कोई कोर्स करना चाहता है ना, तो उसको पहले फाउंडेशन की एग्जाम देनी पड़ती है, जो 12वीं के बाद होती है। 12वीं का अपना बोर्ड का एग्जाम मार्च में होता है ना, उसके तुरंत बाद मई महीने में सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो सकती है। और मई में नहीं देना तो सितंबर नहीं तो जैन, ऐसे साल में 3 बार एग्जाम होती है सीए फाउंडेशन की। ओके, तो ये 12th के बाद स्टार्ट होता है। और अगर किसी को बीकॉम के बाद चालू करना है, ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, तो उसको ये CAFC वाली एग्जाम स्किप करनी पड़ती है। CAFC क्या होता है, सीए फाउंडेशन कोर्स, ये देना कंपलसरी अगर आप 12th के बाद चालू करोगे तो। ओके, और यहाँ तो मैं जो ऑडियंस बैठी है उनको देख के माइंड में सोच रहा हूँ सब 12th के बाद प्लान कर रहे हैं, तो तुम लोग माइंड में बिठा दो कि पहली एग्जाम तुमको क्या देनी पड़ेगी, सीए फाउंडेशन कोर्स। ओके, और ये क्लियर होने के बाद अगली एग्जाम होती है सीए इंटर।
ओके। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, सीए इंटर में 6 एग्जाम्स होती है। फिर उसके बाद अपने को आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप मतलब क्या, 2 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, कोई सीए की ऑफिस में जॉब करना है। मतलब सीए लोग क्या काम करते हैं वो सीखना है, प्रैक्टिकल काम दिया जाएगा। मतलब यू आर वर्किंग लाइक अ एम्प्लॉई अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। तो उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। और 2 साल की ट्रेनिंग होगी ना, तो उसमें तुमको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब जो तुम बुक में पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली देखोगे तो ये करने में अलग ही मजा आता है, ओके। तो 2 साल का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फिर ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद लास्ट एग्जाम होती है सीए फाइनल। पढ़ो कब आएगी, 2 साल की ट्रेनिंग हो जाए, बाद में 6 महीने का गैप होता है, उसके बाद एग्जाम आएगी सीए फाइनल की। तो अपने को 3 लेवल क्रॉस करनी है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, बाद में 2 साल तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, जॉब करना है, और बाद में सीए फाइनल के एग्जाम। सीए फाइनल में भी 6 ही पेपर है, ओके। और ये जो भी एग्जाम बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, साल में 3 बार कंडक्ट होती है, ओके। और इसका टोटल कॉस्ट है 90,000, बट ये इंस्टीट्यूट की कॉस्ट है, कोचिंग क्लास की कॉस्ट इसमें नहीं मिला रहा हूं। जो भी मैं आपको इधर कॉस्ट बताऊंगा ना कोर्स का, सी मेनी पीपल आर कॉस्ट कॉन्शियस कि कितना पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन इज नॉट वेल टू डू, दे हैव टू अरेंज द फंड, सो दे शुड बी अवेयर ऑफ कितना खर्चा इसमें लगने वाला है। तो इसमें टोटल कॉस्ट अपना 90,000 लगेगा। इससे तो बोलते सी एकदम सस्ता टिकाऊ कोर्स है, मतलब लीस्ट कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट। बट ये कॉस्ट से तुम लोग कोचिंग क्लास में इंक्लूड नहीं किया है। ऑब्वियसली कोचिंग क्लास की फीस अंदाज से समझ लो ना, सीए फाउंडेशन 50, तो मतलब राउंड अबाउट कोचिंग क्लास में आपका 1.5-2 लाख भी जा सकता है। बट ये इंस्टीट्यूट की कॉस्ट है 90,000, और ये ओवर द फुल सीए कोर्स इतने में खत्म हो जाता है। हाँ, बच्चा कोई सेल्फ स्टडी कर ले तो इतने में हो गया, लेकिन सेल्फ स्टडी कोई करता नहीं, कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ओके। तो ये सीए हो गया। देन नेक्स्ट कोर्स इज इसका ड्यूरेशन भी देख लो, अराउंड 4 से 5 साल है, ओके। सी 12वीं के बाद तुरंत फुर्ती में चालू कर दिया ना, 4 साल में खत्म। लेकिन 12वीं के बाद कितने लोग तुरंत एग्जाम नहीं देते, थोड़ा रुक जाते हैं, तो 12वीं के बाद 5 साल लग सकता है। तो ये 4 और 5 साल में 12वीं के बाद ऐड करके बताया। आफ्टर 12th अर्लीस्ट यू कैन डू इट इन 4 years, और इफ नॉट देन 5 years। दिस इज अज्यूमिंग यू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में सब निकलते गए तो ओके। माना कि कितने लोग बोलते सीए में तो लोग अटक जाते। अरे क्या अटक जाते, पब्लिक की बात नहीं सुनने का, तुमको जो भी कंसर्न है मुझसे बात करना। एनीवेज, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अभी एक बार सब कोर्स के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। देन नेक्स्ट कोर्स इज अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। सी कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है मालूम है? कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या, कितने में बनता है, एंड फिर वो कॉस्ट जानने के बाद उसको कॉस्ट को कंट्रोल करने आना चाहिए। टू फाइंड द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट। व्हाई वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट? टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस। आज अगर ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में बेचता हूं तो कोई भी भाव में नहीं बेच सकता ना, इसकी प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने में पड़ रहा है, तो इसकी कॉस्ट जानना पड़ता है। और कॉस्ट जानना कोई सिंपल काम नहीं है, इसके लिए कोर्स करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। और कॉस्ट जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल करने आना चाहिए। क्योंकि सी अपने ज्यादा प्रॉफिट कब कमा पाएंगे? जब अपना कॉस्ट कम होगा तभी। सेलिंग प्राइस को हम लोग छेड़ नहीं सकते। अगर मैं सेल प्राइस को बढ़ा दूं तो कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा ना, इसलिए अपने सेल प्राइस को तो छेड़ ही नहीं सकते। तो अगर अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो अपने को कॉस्ट कमती करना पड़ता है। तो कॉस्ट कम करने की तरकीब सीखते हैं हम लोग। इधर बेसिकली तुम कॉस्ट के एक्सपर्ट हो जाओगे। सी अपने को ये प्रोडक्ट बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसका एक्सपर्टीज मिलेगा आपको एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉस्ट को मैनेज करने आना चाहिए, उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। ये सब मैं तुमको इसके मेन रोल बता रहा हूँ। बाकी क्या है, एक बार ये डिग्री हासिल करने के बाद एक बार अपने को लेबल मिल गया ना कि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है, शायद तुम लोग कोई जनरल काम भी करो। जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूं ना, वैसा काम तुम करो भी नहीं। ये डिग्री मिल गया, तुमको कोई अलग ही काम पकड़ा देंगे, ऐसा भी हो सकता है रियलिटी में। बट बेसिकली कोर्स क्यों बना है? अ पर्सन शुड बिकम एक्सपर्ट इन नोइंग द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ओके, ये जो पेरेंट्स लोग बैठे हैं ना, उनको पता होगा एक जमाने में
ICWA करके जाना जाता, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अब इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, अब इसमें भी है ना 3 एग्जाम होती है, जैसे मैं CA के कोर्स में 3 एग्जाम बताई थी ना, इधर भी सेम पैटर्न ही देखो। पहला एग्जाम होगा फाउंडेशन एग्जाम। ओके, अगर तुम 12वीं के बाद शुरू कर रहे हो तो, और ऑब्वियसली हम तो सब 12वीं के बाद शुरू करने का सोच रहे हैं, तो पहली एग्जाम होगी CA में फाउंडेशन। हाँ, अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद चालू करता है ना, तो उसको ये फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ओके, एनीवेज अपने तो अभी 12th पर्सपेक्टिव से सोच रहे, तो पहली एग्जाम अपने को CA में फाउंडेशन देनी है। नेक्स्ट एग्जाम है CA में इंटर, फिर CA में इंटर एग्जाम क्लियर करनी है। फिर इधर भी ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, 15 मंथ्स ट्रेनिंग। ओके, CA में तो कैसा था, CA वाले कोर्स में CA का इंटर होने के बाद ही ट्रेनिंग चालू होती है। ये अपने पहले भी चालू कर सकते हैं। इसका 15 महीने का ट्रेनिंग तुम्हें ना अपना इंटर की एग्जाम्स के साथ साथ पैरेलली भी चालू कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि पहले इंटर पास हो बाद में देना है। हाँ, CA में ऐसा है कि CA वाले कोर्स में कि पहले इंटर पास करो, बाद में आपकी ट्रेनिंग चालू होगी आर्टिकलशिप वाली। ओके, और उसमें 2 साल था, इसमें 15 महीना है। फिर ये होने के बाद अपने को CA फाइनल की एग्जाम, CA में फाइनल एग्जाम अपियर करनी है। ओके, और इसका टोटल कॉस्ट है 60,000। ओके, कौन सा कोर्स का ज्यादा वैल्यू है, कौन सा कम है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस में बाद में करूंगा। ये पूरा एक एक कोर्स का बता दूंगा ना, बाद में एक जोरदार डिस्कशन होगा, उसमें पूरा कंपैरिजन करके बताओ ना, वो ज्यादा पते की बात होगी। बट एनीवेज मैं डायरेक्टली उस पर कूद नहीं सकता, हर कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देना पड़ेगा। ओके, इसमें 60,000 का खर्चा एक्सक्लूडिंग कोचिंग क्लास फीस, और इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल है। मतलब CA के मुकाबले इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम है। ओके, फिर अगला कोर्स आ गया अपना कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी लोग क्या करते हैं मालूम है, इन लोग को लॉ जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। लॉ होता है ना कानून, वो भी कौन सा लॉ, कंपनी लॉ का एक्सपर्ट बनता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये बड़ी कंपनियां है ना, इनको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इन कंपनियों के लिए एक लॉ होता है, कंपनीज एक्ट 2013, और वो लॉ का पालन करना जरूरी है। आज मुकेश अंबानी के उसने धंधा खोल दिया, बड़ा एम्पायर खोल दिया, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी खोली है ना, तो उसको कुछ कायदे कानून फॉलो करने होते हैं। लेकिन अंबानी को वो कायदे कानून नहीं पता होंगे, वो किसी कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेगा। वो कंपनी सेक्रेटरी है ना, मुकेश अंबानी को बताएगा कि सर जी हमारी कंपनी के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने को ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करने में एक्सपर्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी। ओके, जैसे इधर सिंपल लेंगे, जो अपने पिक्चर में कैसे एक बॉस होता है उसका सेक्रेटरी होता है, इधर बॉस क्या हो गया, मुकेश अंबानी, उसकी कंपनी रिलायंस, और कंपनी सेक्रेटरी का काम होगा उस कंपनी को क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सब की जानकारी होनी चाहिए। ओके, और कंपनी फॉर्म कैसे करते वो भी सीखते हैं। जैसे आज मुझे भी अपने क्लासेस के लिए कोई कंपनी फॉर्म करनी थी, तो आई हैड टू कंसल्ट अ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि आप ये कंपनी फॉर्म कर सकते हो, आपको कंपनी का नाम ये चाहिए तो ये नाम नहीं मिलेगा, आप अपनी कंपनी का ये नाम नहीं रख सकते, यही नाम रख सकते हो। तो ये सब एडवाइस देते हैं, बट उसके लिए अपने को कंपनी लॉ का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। ऑब्वियसली इसके अंदर काफी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होंगी, इसमें भी अकाउंटेंसी होगा, थोड़ा बहुत मैथ्स भी होगा, लेकिन मेन एक्सपर्टीज किसका होता है, कंपनी लॉ। ऐसे तो भारत में बहुत सारे लॉ है, थोड़े बहुत दूसरे लॉ का भी जानकारी होना चाहिए, लेकिन मेन जानकारी किसकी मिलती है, कंपनी लॉ। ओके, और जिन लोगों को थियरी में ज्यादा कमांड होता है ना, वो लोग ये प्रिफर करते हैं, क्योंकि इधर क्या है, नंबर्स का खेल कम है, थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, सम सॉल्विंग वगैरह होता है इस कोर्स में, लेकिन थियरी का ज्यादा रोल है। तो कितने लोग बोलते हैं सर मेरे को नंबर्स वगैरह प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग समझता नहीं है, बस ये थियरी लर्न कर लो, लिख के आ जाऊंगा, तो वो लोग के लिए फेवरेट कोर्स है। ओके, कंपनी सेक्रेटरी। बट एनीवेज कोई भी अपने आप को ऐसे जज करके मत रखो, आई एम वीक इन नंबर, आई एम वीक इन दिस, आई एम दिस। योर लाइफ इज टोटली इन योर हैंड्स। फ्यूचर तुम लोग के हाथ में, जो करना है कर सकते हो। डोंट डिसाइड योर फ्यूचर बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। ओके, सी पास्ट का परफॉर्मेंस तुम लोग के काम का है ही नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ मोटिवेशन भी तो नहीं था ना यार। अभी तक तो क्या स्कूल कर रहे, फॉर्मेलिटी, मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया, चलो जाओ, है ना, कुछ एम ऑब्जेक्टिव थोड़ी था। एट द मोस्ट ये ऑब्जेक्टिव था, वो भी मम्मी ने फोर्स किया होगा, तेरे को स्कूल में टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपना खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं था।
अब क्या लाइफ ऐसी जगह पे लेके जा रही है तुमको, जब तुम्हारे खुद के सपने बनेंगे, तुम्हारे खुद के गोल बनेंगे, तो तुमको चीजें इजी लगने लगेगी। जो चीजें तुम लोग को पहले टफ लगती थी, सिंपल लगने लगेगा। कितने लोग मैथ्स से घबराते थे, मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाते। घबराते क्यों थे? पहले मन नहीं था। अब घबराएंगे नहीं क्योंकि मन है। और मन क्यों हुआ? क्योंकि खुद के गोल्स बनने लगे ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बच्चे की खुद के ड्रीम्स पैदा होते, खुद के गोल्स होते, तो उससे क्या सब चीजें सिंपल लगने लगती है। ओके, इससे सी मॉरल यही है कि अपने पास्ट से तुम फ्यूचर को डिसाइड मत करो। पास्ट में क्या हम लोग ने चीजें फॉर्मेलिटी से की थी, इट्स लाइक यू नो, बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है, वो रोल करते करते एक जगह आ गया है। अब आके तुम एक जगह खड़े हुए, अब होश में है, अब मुझे कुछ करना है, और अब तुझे सच में कुछ करना है तो तू कर सकता है। नथिंग इज टफ और सिंपल, इट्स ऑल इन द माइंड। ओके, एनीवेज, मैं तुमको कौन सा कोर्स चूज करना है बताऊंगा और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा। एक और मुझे सब कोर्स का ब्रीफिंग करने दो। तो पहले मैंने सीए का बताया था, फिर सीएमए, अब ये क्या चल रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें भी है ना 3 एग्जाम पास करनी पड़ती है। इतना तो तुम लोग रट ही लो, जो भी कोर्स हाथ में लिया ना, मोस्टली सब में 3 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं मोस्टली। तो इसमें भी पहला लेवल होता है CSEET। इसका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ओके, ये भी 12वीं के बाद चालू हो जाता है। लेकिन अगर ये एग्जाम स्किप करना है तो ग्रेजुएशन के बाद चालू करने का। लेकिन एनीवेज हम लोग तो सब 12वीं के बाद का प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो तुम लोग ये ग्रेजुएशन वाले पॉइंट को इग्नोर करो, उस पर ध्यान मत दो। CSEET नाम की एग्जाम पास करनी है 12th के बाद। फिर अगला एग्जाम होगा CS एग्जीक्यूटिव। इट इज लाइक इंटरमीडिएट लेवल, इसको बोलते हैं CS एग्जीक्यूटिव। देन इधर भी ट्रेनिंग होती है, 21 मंथ्स का ट्रेनिंग, लेकिन वो CS एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद ही कर सकते, पहले स्टार्ट करना अलाउड नहीं है। 21 मंथ्स अपने को ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग का मतलब वही है जो एक्चुअल कंपनी सेक्रेटरी जो काम कर रहा है ना, उसके अंडर अपने को सीखना है कि रियल लाइफ में काम कैसे होता है। ओके, फिर ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एग्जाम, फाइनल एग्जाम आती है, उसको बोलते हैं CS प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल मतलब फाइनल एग्जाम आ गई, और उसमें टोटल कॉस्टिंग क्या है, 50,000। ये थोड़ा सस्ता है ना, मतलब CA का कॉस्टिंग था 90,000, CMA में 60,000 था, ये 50,000 है, और इसका ड्यूरेशन भी 3 से 4 साल के अंदर हो जाता है। ओके, कंपनी सेक्रेटरी। और मैं ना आपको पूरा है कि ना एक टेबल भी शेयर करूंगा जिसमें हर कोर्स के बारे में लिखा होगा। मीन्स आप अगर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इट्स ओके, यू विल बी प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग। ओके, स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग ऑफ योर्स, बट ये तुमको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से। तो ये 3rd कोर्स हो गया कंपनी सेक्रेटरी। फिर अगला कोर्स है बैचलर ऑफ लॉस, LLB बोलते हैं, LLB। अब है ना, LLB क्यों बोलते हैं, 2 L क्यों रखा है, लॉ को प्लूरल बनाने के लिए। बैचलर ऑफ लॉस बोलते हैं, लॉज, एक लॉ एक L होता है, लॉस मतलब 2 L, इसलिए इन लोग 2 L लगा। कितने लोगों को ये पता नहीं है, LLB तो बोलते हैं लेकिन 2 L क्यों है, 2 L क्योंकि प्लूरल बनाना चाह रहे हैं ना, तो बैचलर ऑफ लॉस। ओके, अब इसमें भी है ना अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 साल का LLB करो या 5 साल का। ये देखो, 3 साल वाला करना है तो ग्रेजुएशन के बाद चालू होता है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB। लेकिन मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद करियर चालू करना ये कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, किसी ने लेट रियलाइज किया तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है 12वीं के बाद ही करियर जोर शोर में चालू कर देना चाहिए। ओके, फिर जितना जल्दी ये सब चीजें फ्री करोगे ना, तो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो ये वाले ऑप्शन पे मैं बात नहीं करूंगा, 3 साल वाला LLB। 5 इयर्स वाला LLB तुम लोग के लिए ओपन ऑप्शन है। 12वीं खत्म होने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होते है, क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एक क्लैट नाम की एंट्रेंस एग्जाम होती है। वो एग्जाम पास करो, फिर बाद में कोई कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। अब इसमें 5 इयर्स का बता रहा हूँ, 5 इयर्स से 12th के बाद कैसे जर्नी चालू होगी। जैसे 12th खत्म होगी, अपने एंट्रेंस एग्जाम देंगे क्लैट, CLAT, और वो एंट्रेंस बेसिक एग्जाम होती है, कुछ 120 मार्क का पेपर होता है, उसमें अपने को कुछ 80-100 मार्क जितना स्कोर करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और इधर कॉलेजेस क्या होती है, सबसे फेमस है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। NLU के भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस वाला है, मुंबई में भी खुला है।
एनएलयू मतलब गवर्नमेंट का बना हुआ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, और उसके लोकेशंस बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में। तो एनएलयू से भी लोग लॉ करते हैं, ये गवर्नमेंट हो गया। लेकिन किसी को प्राइवेट से करना है तो जिंदल है, सिम्बायोसिस है, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी, वो लोग भी लॉ की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, थोड़ी नामचीन हो ना, तो वहां से परस्यू करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का तो रिकग्निशन अच्छा ही होता है, जैसे एनएलयू है, तो कितने लोग ने एनएलयू से लॉ करके अच्छा करियर सेटल कर सकते हैं। जैसे मेरी कजिन थी राजस्थान में, उसने 12वीं के बाद क्या एनएलयू किया दिल्ली से, और उसकी अच्छी सेबी में जॉब है। सेबी पता है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पे उसकी अच्छी खासी जॉब है, पूरा वेल सेटल्ड करियर है। ओके, तो लॉ में भी लोग अपना करियर बनाते हैं। लेकिन सी एलएलबी अगर किसी को सही में करना है ना, तो उसके साथ कंपनी सेक्रेटरी भी कर लेना चाहिए। थोड़ी देर पहले कोर्स आया था ना पिछला वाला, कंपनी सेक्रेटरी, उधर भी अपने लॉ की पढ़ाई करते, लेकिन उधर क्या है, खाली कंपनी लॉ के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। इधर हर तरह के लॉ के ऊपर, खैर इधर भी हम लोग स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा कोर्स है, बट इसके साथ सीएस भी कर लो ना, कंपनी सेक्रेटरी, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, बट हर इंसान को लॉ पसंद नहीं होता। इधर क्या पूरा थियरी पढ़ना है, पूरे कानून में जो सेंटेंस लिखे उसको पढ़ के, उसको इंटरप्रेट करके, उसको याद रखना, पूरा मेमोराइज करना, उसका खेल है पूरा। ओके, पूरा थियरी 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 है। प्रैक्टिकल सॉल्विंग, सम सॉल्विंग, जैसे अपने अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं, वैसा कुछ नहीं, पूरा थियोरिटिकल है। ओके, तो ये है। सी कौन से कोर्स की ज्यादा डिमांड है, कोर्स की ज्यादा वैल्यू है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं क्या इम्पार्शियल होके हर कोर्स के बारे में उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ओके, अब इसका खर्चा देखो कितना है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि लॉ क्या है, कॉलेज वालों का है। जैसे इसके पहले मैंने बताया सीए, सीएमए, सीएस, ये पूरे भारत का यूनिवर्सल कोर्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कोई गांव में रहे, शहर में रहे, सबके लिए कॉमन इंस्टीट्यूट है, एक ही इकलौती इंस्टीट्यूट है। फिर कंपनी सेक्रेटरी बताया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये पूरे भारत में इकलौती इंस्टीट्यूट है। ओके, लेकिन लॉ कॉलेज टू कॉलेज कंडक्ट हो सकता है। शायद आज मेरी कॉलेज हो ना, तो मैं भी लॉ की डिग्री प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन कोई छोटी मोटी कॉलेज से लॉ किया हुआ इतना वैल्यू भी नहीं रखता है। करना है तो अच्छी कॉलेज से करो, लेकिन इसका कोई कॉमन इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे भारत का, सिंगल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट जो पूरे इंडिया को गवर्न करता है। ओके, इट इज कॉलेज बेस्ड, और इसकी फीस भी इतनी फ्लक्चुएटिंग देखो दिख रही है। 3 साल वाला कोई लॉ करता है तो 50,000 से 3 लाख के बीच में है ना, और जो 5 इयर्स वाला करेगा तो 6 लाख से लेके 30 लाख तक भी आ सकता है। अब 30 लाख कब होगा, जब जिंदल ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे, तो गवर्नमेंट एडेड होगा तो सस्ता हो जाएगा, बट इसकी फीस में बहुत वेरिएशन है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड होता है। ओके, तो ये एलएलबी का कोर्स हो गया। फिर अगला कोर्स है एमबीए। ओके, एमबीए क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इधर बच्चा क्या सीखता है, कोई भी बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि सी आज मैं कोचिंग क्लास हूं, मैं एक अच्छा टीचर बन गया हूं, चलो, लेकिन धंधा चलाना एक अलग स्किल होता है, कि धंधे को चलाना, मैनेज करना। जैसे मेरे यहाँ पे स्टाफ है, उसको मैनेज करना, धंधा ग्रो करना, बिजनेस बढ़ाना, ये सब की एक्सपर्टीज किसके पास होती है, एमबीए के पास। इसके कोर्स में क्या अलग अलग केस स्टडीज तुमको कराते हैं, और केस स्टडी में तुम लोग को धीरे धीरे क्या वो एक्सपर्टीज आ जाता है कि धंधा कैसे करना है, मेरे को आता है। ओके, धंधा करना मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, उसको धंधे को मैनेज करना, उसको डेवलप करना, उसको ग्रो करना, तो ये सब स्किल्स एमबीए के अंदर आता है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ओके, और अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरे पापा का बिजनेस है, लेकिन पापा तो कैसे तैसे बिजनेस कर लिए थे, लेकिन मैं उसको अच्छी स्टाइल में करूंगा, तो एमबीए कर सकता है। लेकिन एमबीए की दिक्कत क्या उनमें, ग्रेजुएशन के बाद चालू होता है, अभी नहीं कर सकते। तो ये कोर्स है ना, तुमको एक प्लस करके लेना होता है, मतलब कोई सीए बीए कर लिया, उससे प्लस एमबीए करो। अलोन एमबीए करना है तो वेट फॉर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन तो कौन टाइम वेस्ट करेगा, टाइम बहुत कीमती, हम लोग ऐसे बर्बाद थोड़ी कर सकते। सोचो ना, बच्चा 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाए, फिर अपना करियर चालू करे, बहुत लेट हो गया है। इससे एमबीए अगर अच्छा भी है ना, तो कब अच्छा है, जब वो मेन डिग्री के साथ प्लस किया तो, और मेन डिग्री ऐसी हो जो 12वीं के बाद ही चालू हो जाए,
इसके पहले वाले जो भी कोर्स है सब 12वीं के बाद तुरंत चालू हो गए थे, तो उसमें से तो कुछ लेना ही चाहिए। एमबीए का किसी को पैशन है भी ना तो बाद में उसको ऐड करके लो। ये क्या है, वैल्यू एडिशन की डिग्री है। सिर्फ एमबीए करने वाले भी करते हैं, लेकिन बाद में क्या उसमें कोई समझदारी नहीं है ना। बच्चे को ग्रेजुएशन तक ऐसे ही कॉलेज भेजोगे, कॉलेज में सबको पता है इतनी कोई खास पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे क्या झंडे गाड़ लेगा। मतलब अपने 11वीं 12वीं से 5 साल ऐसे भरो फिर एमबीए चालू करेंगे तो इट विल बी टू लेट। सो एमबीए आई विल नॉट डिस्करेज, यू डू, बट आफ्टर गेटिंग वन गुड डिग्री प्लस एमबीए करके होना चाहिए। और एमबीए भी है ना इतना डाइवर्सिफाइड हो गया ना, कोई कोई एमबीए की कुछ वैल्यू नहीं होती है, कोई कोई जोरदार होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन तुमने कहां से किया है। अगर अच्छा एमबीए बनना है तो यू शुड डू फ्रॉम आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, इंडिया में, मतलब 5-6 लोकेशन है जहां आईआईएम है, वहां से कर लो। या फिर हैदराबाद में आईएसबी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मुंबई में जमनालाल बजाज है। तो ऐसे नामचीन जगह से करोगे तो वैल्यू है, ओके। और करने वाले तो क्या है, ग्रेजुएशन के बाद क्या है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम देके अब्रॉड से भी करते, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका कहानी ग्रेजुएशन के बाद चालू होता है। ये अगर किसी को करना है तो करो, लेकिन बाद में देखेंगे, टू बी थॉट ओवर लेटर। अभी मुझे क्या करना है उसके लिए जो ऑप्शंस मैंने अभी तक बताया वो थे, और भी ऑप्शंस आएंगे थोड़े। अब सी इसमें कैसा, ये देखो ग्रेजुएशन के बाद ही चालू होगा तो मिनिमम 50% चाहिए, वो तो आ ही जाते हैं। एंड फिर उसके बाद एंट्रेंस देनी पड़ती है। सी एमबीए में खासियत क्या है, उसका एंट्रेंस बहुत टफ है। एंट्री मिल गया ना तो बाद में 2 साल का कोर्स है ना, हंसते हंसते निकल जाता है। एंट्री मिल गया मतलब निकल के रहेगा एमबीए से। लेकिन बाकी जो कोर्स है ना, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें एंट्री आसानी से मिल जाता है, आ जाओ जिसको आना है आ जाओ, लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है। एंट्री सिंपल, एग्जिट इज टफ। टफ मतलब ये नहीं बोल रहा कि अनअचीवेबल चीज है, बट वो चैलेंजिंग होता है एग्जिट लेना। अभी तो सुनते हैं ना 2-2, 3-3 साल एग्जाम ही दे रहा है, एग्जिट टफ हो जाता है, बट एंट्री सिंपल है। लेकिन एमबीए में उल्टा है, एंट्री में अटका डालते हैं। अगर अपने ये जो एंट्रेंस एग्जाम लिखी ना, कौन सी होती थी वो, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिर होता है कैट। आईआईएम से एमबीए करना है तो कैट देना पड़ता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर एनएम वालों का भी, एनएम कॉलेज का भी अपना एमबीए कोर्स है, उन लोगों के लिए एनमैट है, नरसिंह मोंजी एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर जेवियर्स का है, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसे हर कॉलेज वालों के अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट होती है, और एंट्रेंस टेस्ट बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें अच्छा स्कोर आया तब जाके एडमिशन मिला, एडमिशन मिला मतलब पक्के निकल गए। फिर तो उसके बाद देखो 2 साल की जर्नी स्मूथली निकल जाती है, ओके। तो इसका एंट्रेंस क्रैक करना थोड़ा टफ है, तो वो बट ग्रेजुएशन के बाद की कहानी है सब। हाँ, तैयारी भले अभी से कर लो, लेकिन इतना एडवांस में कौन तैयारी करता है, ओके। अल्टीमेटली ग्रेजुएशन में बच्चा जागता है एमबीए के लिए। फिर इसका फीस 2 लाख वाले एमबीए भी होते, 30-30 लाख वाला भी है, इतनी बड़ी रेंज है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। सी मैंने कितने लोग देखे ना, एमबीए बोल के आते, लेकिन मेरे पास भी जॉब के इंटरव्यूज के लिए आते ना, बायोडेटा, एमबीए देख के एक बार मैं खुश हो जाता हूँ, बाद में देखा वो ये XYZ कॉलेज से, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट कोई लोकल कॉलेज से किया हुआ है, तो माइंड डाउन हो जाता है। फिर वही मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए बायोडेटा आया किसी का, उसमें एमबीए लिखा है, जमनालाल बजाज लिखा आईआईएम, तो बोला भाई ये तो महारथी होगा यार। तो परसेप्शन ही चेंज हो, मतलब एमबीए देख के जॉब नहीं मिलता, कहां से किया है वो देख के जॉब मिलता है, ओके। और अगर लोकल कॉलेज है तो फीस भी कम है और उसका इंपॉर्टेंस भी कम है। अच्छी नामचीन कॉलेज तो फीस भी अच्छी है तो वैल्यू भी अच्छी है उसकी, ओके। बट ये कंपेरेटिव थोड़ा महंगा कोर्स है। हाँ, एटलीस्ट इसमें क्या कोचिंग क्लास के ज्यादा खर्चे नहीं होते। हाँ, एंट्रेंस लेवल पे कोचिंग करनी पड़ती है, जो कैट लिखा है ना, कैट, सीईटी, उसमें कोचिंग का खर्चा होगा, लेकिन ऐसे पूरे कोर्स पे कोचिंग लेते रहो उतना नहीं है। जो कॉलेज की फीस है वही एक थोड़ा कॉस्टली पार्ट है, वो है। लेकिन जो पिछले कोर्सेज मैंने बताए थे ना, स्टार्टिंग के 3 सीए, सीएमएस, सीएस, उसमें कोचिंग क्लासेस का भी खर्चा आ जाता है, ओके। फिर अगला कोर्स है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये यूके का सीए है। अपना जो सीए है ना वो देसी है, ये परदेसी है। कौन से प्रदेश को बिलोंग करता है? यूके, ओके। और आजकल बहुत लाइमलाइट में आ गया है। मींस आजकल जो मॉडर्न पेरेंट्स दिख रहे हैं ना, मैं तो अपने बच्चे को ACCA करवाऊंगा। भी भाई अपना जो सीए है ना वो बाप है, ये उसका बच्चा है।
लेकिन क्या, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग सीए, लोग क्या है वो सीए को ग्रांटेड ले रहा है। सीए तो क्या है, हमारे चाचा ताऊ ये लोग भी सीए, ठीक है, क्या है एसीसीए करेंगे। अरे एसीसीए इज एक्चुअली सेम एज सीए। उल्टे का मैं वैल्यू वाइज बताऊं, थोड़ा ऐसा है, सीए अगर ये तो ये इतना है। अपनी इंडिया का मालूम है ना, इंडिया है यार, जबरदस्त होगी इंडिया अपनी। तो सीए विच बिलोंग्स टू इंडिया इज मच बेटर देन एसीसीए। ओके, बट सी देयर आर नाउअडेज पीपल हु थिंक नो, मेरे बच्चे को सीए नहीं करवाना है, एसीसीए करवाना है। थोड़ा फॉरेन ब्रांड आ गया, और दूसरा एडवांटेज क्या है, इजीली हो जाता है। ये थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल है, और आजकल क्या लोग चैलेंजेस से भागते हैं, सिंपल वे में हो जाए चलो ना कर लेते हैं, वो चक्कर में करने वाले करते। ओके, क्योंकि इसका पासिंग थोड़ा अच्छा है। सी मैं तुमको कंपैरिजन जब बताऊंगा ना, उससे बताऊंगा किसमें टफनेस लेवल ज्यादा है, किसमें, वो कंपैरेटिव बता के मतलब है। ओके, तो ये भी अभी खाली इतना समझो, जो सीए करता है वो ये करता है। ओनली थिंग इज सीए इज अवर इंडियन एंड दिस इज फ्रॉम यूके। अब इसमें भी 3 लेवल है। नॉलेज लेवल, एंट्री लेवल को बोलते हैं नॉलेज लेवल, जो 12वीं के बाद है, फिर स्किल लेवल, फिर प्रोफेशनल लेवल। 3 लेवल की एग्जाम इसमें देनी पड़ती है। और इसमें क्या है मालूम है, अपने एक पेपर वाइज भी एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम ऑन डिमांड। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर दिया, मुझे इसकी एग्जाम देनी, बस इसी की एग्जाम देनी बस। बाकी सब कोर्सेज में क्या है, एक बार एग्जाम चालू है, टाइम टेबल बनता है, 3, 4, 5, 6 एग्जाम लाइन से कंटिन्यूस देनी पड़ती है। इधर क्या, जो सब्जेक्ट के लिए तू प्रिपेयर्ड है दे दे बस। ओके, मींस इट इज एग्जाम टेकन ऑन डिमांड, ऐसा है। तो थोड़ा इतना फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी डाल दिया ना, तो लोग इजीली कर लेते हैं। तो थोड़ा ईज है इसमें, कन्वीनियंस बहुत है इसमें, खर्चा बहुत है, बता यूके का है ना। फिर इसमें भी ट्रेनिंग करनी पड़ती 3 साल की, और ये 3 साल की ट्रेनिंग कभी भी कर लो। मैंने बोला इससे भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि पूरा तीनों लेवल क्रॉस, मेरे प्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि ट्रेनिंग बाद में आएगी, ट्रेनिंग पहले भी चालू कर दो, कभी भी ट्रेनिंग चालू कर दो। 3 साल की ट्रेनिंग अपने को कंप्लीट करना मैंडेटरी है इसमें। ओके, तो ये 3 एग्जाम है और 3 साल की ट्रेनिंग है। ओके, अब इसमें एक और एडवांटेज क्या मालूम है, 10वीं के बाद भी दे सकता है कोई। मैंने इधर आफ्टर 12th लिखा है ना, 10वीं के बाद भी दे सकता है, लेकिन 10वीं के बाद देना है ना, तो उसको स्पेशल एग्जाम देनी पड़ेगी, FIA, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। क्योंकि सी 10वीं का बच्चा, जैसे कोई स्टेट बोर्ड का है, उसने तो अकाउंट्स कभी देखा ही नहीं, अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट, तो 10वीं के बाद तुरंत कैसे जाओगे। आफ्टर ऑल ये भी है तो अकाउंटेंसी कोर्स ना, तो इससे अकाउंट्स का नॉलेज ही नहीं है। तो जो 10वीं के बाद देना पड़ता है ना, तो उसको एडिशनल एग्जाम देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं FIA, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। इतना टफ नहीं होता, हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा एग्जाम देनी पड़ेगी। लेकिन उसका फायदा क्या है, अपना करियर तुरंत चालू हो गया। मतलब किसी को ऐसा ना, भाई मेरे को तो यही करना है ना, तो मैं 12वीं तक की क्यों वेट कर, अभी चालू कर दो। इन लोग चालू करना अलाउ कर रहे हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। राइट एज चालू करने की 12वीं है। हाँ ठीक है, जो इंटरनेशनल बोर्ड से किया, IGCSE किया है, या फिर ICSE बोर्ड किया है, उन लोग ने अकाउंट से पहले से परिचित है, तो वो लोग एक बार कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड वाला बच्चा अगर सोचे मैं तुरंत चालू कर दूं, तो इट इज टू अर्ली। 12th के बाद करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। But I am just telling you, if you want, you can start after 10th also. But you have to give one more exam called FIA, Foundation in Accountancy. Okay. फिर इसका टोटल कॉस्टिंग 2,50,000 अप्रोक्सीमेटली है। ओके, और इसमें क्या है, तुम एग्जाम बार बार दोगे ना, जैसे कोई क्लियर नहीं वापस एग्जाम, हर एग्जाम देने की फीस भी लगती है। ये तो क्या फटफट क्लियर, क्योंकि इन लोग की एग्जाम फीस है ना, मतलब यूके का है ना, तो फॉरेन करेंसी में फीस होती है, पाउंड्स वगैरह में फीस होती है, तो कन्वर्ट करेंगे तो महंगा हो जाता है। जैसे सीए में तो कोई अटक अटक के एग्जाम भी देता है ना, तो हर बार एग्जाम देना कोई इतना महंगा नहीं पड़ता, सस्ते में एग्जाम दी जाती है। लेकिन इधर एग्जाम रीअपेयर करने का कॉस्ट भी बढ़ते आता है। ये तो क्या थ्रू आउट क्लियर कर दिए तो इतने में हो जाता है। थोड़ा महंगा कोर्स है, और इसमें भी कोचिंग क्लास की फीस मैंने शामिल नहीं की है। विदाउट कोचिंग क्लासेस का इतना है, कोचिंग तो इसमें भी लगेगी, विदाउट कोचिंग ये डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, डायरेक्टली करने वाले ऑलरेडी कोई डिग्री लेके बैठे वो लोग करते हैं, लेकिन इमेच्योर बच्चा डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, कोचिंग भी लगेगा, तो उसका कॉस्ट और ऐड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट थोड़ा कॉस्टली कोर्स है, और इसका ड्यूरेशन अराउंड 2 to 3 years। तो ये था, पहले मैंने सीए बताया,
CMA, कंपनी सेक्रेटरी, LLB, MBA बताया, फिर अभी ये ACCA, अब अगला है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। हर कोर्स को ओपन माइंड से सुन लो, डिसीजन मेकिंग बाद में करेंगे, ओके। CFA, अब इस CFA के कोर्स में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। जैसे आज मेरे को कोई बोले, कोई अमीर ज्यादा बोल रहा है मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, इसका कुछ करके दे, तो मैंने उससे 5 करोड़ रुपए ले लिए, उसको यहाँ वहां इन्वेस्ट करके उसका 25 करोड़ बना दिया। कैसे किया? नॉलेज है। वो नॉलेज कैसे है? ये कोर्स से। ये कोर्स अपने को इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट बनाता है। और सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट सबको पता है, स्टॉक मार्केट। तो ये प्रिसाइसली बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ओके। बेसिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, बेसिकली इसका रोल है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। जैसे म्यूचुअल फंड्स लोग क्या करते हैं, पब्लिक का पैसा लेते हैं, फिर उसको यहाँ वहां इन्वेस्ट करके पब्लिक को कमा के देते। और म्यूचुअल फंड ज्यादा कब कमा के दे पाएगी? जब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते, ऐसे एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते उधर, ओके। फिर म्यूचुअल फंड के अलावा आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। वो क्या है, 20-25 लोग से ना करोड़ों रुपया लेके अच्छी अच्छी जगह लगा के उसको कमा के देते। मतलब इसका रोल क्या है, लोगों का पैसा लो और उसको दुगुना तिगुना मल्टीप्लाई करके उसको कमा के दो, ओके। क्योंकि सी आज एक साधारण मनुष्य को नॉलेज नहीं है, पैसा तो है मेरे पास, लेकिन उसको कहाँ लगाओ, उससे इनकम कैसे जनरेट करो, उतना ज्ञान सबको नहीं होता ना, लेकिन वो एक्सपर्ट नॉलेज इसके पास आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ओके। लेकिन ये कोर्स कब चालू होता है? SYBCom 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन जब सेकेंड ईयर में बच्चा पहुंचेगा, 11वीं हुआ, 12वीं हुआ, फिर फर्स्ट ईयर BCom, फिर सेकेंड ईयर BCom में जब पहुंचेगा तब चालू होगा, ओके। तब मतलब सेकेंड ईयर BCom के एंड में उसकी एग्जाम आ जाती है ये, फिर उसके बाद ये लेवल 1 एग्जाम होती है, फिर लेवल 2 एग्जाम आएगी, वो BCom के बाद सीधा मेन फाइनल BCom के बाद। ये भी थोड़ा इसका गाड़ी लेट चालू हो रहा है, क्योंकि सी इनिशियल लेवल पे बच्चा इतना एक्सपर्ट नहीं बन सकता ना, पहले थोड़ा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, तब जाके ये लेटर स्टेज पे चालू होता है। तो थोड़ा ये 12वीं क्या तुरंत चालू हो ऐसा नहीं है, सेकेंड ईयर BCom में चालू होगा। फिर इसमें भी 3 लेवल है, थर्ड लेवल 3 लेवल हो गया, फिर खत्म। फिर इसमें भी अपने को है ना कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ही है, 3.5 लाख का कॉस्ट है, और ड्यूरेशन 2-3 साल है, ओके। और इधर भी है ना, कितने लोग है ना खाली एग्जाम पास करके बोलते हैं CFA लेवल 1 पास, लेवल 2 पास, लेकिन एक्चुअल डिग्री चाहिए ना तो इधर भी 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके अपने को चार्टेड डिग्री मिलती है। लिखा है ना चार्टेड, चार्टेड का मतलब किंग, चार्टर्ड वर्ड का मतलब ही क्या है, किंग। वो किंग वाली डिग्री कब मिलेगी? जब 3 साल का ट्रेनिंग किया तो। और कितने लोग मैंने देखा आजकल ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करते, एग्जाम पास करके अपने बायोडाटा में लिख देते हैं CFA लेवल 1 पास, लेवल 2 पास। और ये क्या है, एडेड कोर्स है। 90% पब्लिक मार्केट में क्या कर रही है, इसको मेन कोर्स नहीं बना रहे, CA प्लस CFA कर लिया, ये प्लस वाला कोर्स है। क्यों? ये सब लेटर स्टेज, ये मैच्योर्ड कोर्स है। MBA हो गया, CFA हो गया, ये मैच्योर्ड बच्चों का कोर्स है। और मैच्योर्ड बच्चे क्या है, मैच्योर होने के प्रोसेस में कुछ तो डिग्री हासिल कर लिया ना, या CA कर लिया होगा, या CMA कर लिया होगा, कुछ तो कर लिया होगा, फिर प्लस करके करते। तो मैंने अभी तक 2 ऐसे कोर्स बताया ना, वो जनरली लोग प्लस करके लेते हैं। MBA, CFA, these courses are popular only if it is with your main degree, okay। इसका अच्छा पैकेज भी तुमने सुना होगा, लेकिन वो किसका होता है, CA प्लस CFA होता है। तो मीन्स सम गुड डिग्री प्लस CFA होगा तो। और CA और CFA का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, इसलिए बार बार मुंह से वो निकल रहा है। एक कंपनी सेक्रेटरी जो लॉ की पढ़ाई किया है, फिर ये CFA कॉम्बिनेशन कम बैठता है, करने वाले करते भी है, ओके, लेकिन CA प्लस CFA का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। तो ये सब क्या है, एडेड कोर्स की तरह लेना चाहिए। बाकी ठीक है, करने वाले बोलते हैं नहीं मेरे को CA भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं इकलौता CFA ही करूंगा, तो उतना ज्यादा पैकेज नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता है जिसके पास एक एडिशनल डिग्री की तरह ही है, ओके। बाकी ठीक है, अगर कोई बच्चा डिसाइड करने मेरे को और कुछ नहीं खाली CFA करना तो करो, इट्स योर चॉइस, ओके। बट जनरली इट इज टेकन एज एन एडेड डिग्री। ये हो गया। फिर अगला कोर्स है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी वापस CA हो गया, लेकिन ये US का CA। 3 तरह के CA बताए मैंने, अपना देसी लोकल CA जो CA है, और ये UK वाला है,
ACCA और एक US वाला है, US वाले को बोलते हैं CPA। ये सिंपल है, 4 ही एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर बच्चों के लिए, तुम लोग के काम का नहीं है। अभी तुम लोग 10वीं 12वीं के बाद जो सोच रहे हो ना करियर का, तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, इसको सुन के रखो कि फ्यूचर में मैं ये भी कर लूंगा, क्योंकि इसका स्टार्ट कब होता है, BCom भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। इसमें देखो क्राइटेरिया क्या है, ये देखो ठीक बता के रखो, नहीं तो कल को कोई अड़ोस पड़ोस वाले बोले CPA का तूने सुना नहीं क्या, मेरा बच्चा तो CPA, अब उसका बच्चा ग्रेजुएट होके बैठा होगा, कर रहा होगा, नॉलेज होना चाहिए। बाकी तुम्हारे काम का इमीडिएट बेसिस पे तो है ही नहीं, ये भी इसकी वैल्यू कब है, प्लस करके लोगे तो। जैसे कोई बच्चा इंडिया में CA कर लिया, वो सोचता है मैं US में सेटल होता हूँ, तो US के लिए CPA कर लो, 1-2 साल में खत्म हो जाता है। 4 ही एग्जाम देनी पड़ती है। लेकिन ये कब शुरू होता है, देखो 120 क्रेडिट आवर्स चाहिए। और क्रेडिट आवर्स कैसे होते हैं पता है, 12वीं के बाद अपने जो ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल में 30 क्रेडिट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में 30 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में 30 क्रेडिट, थर्ड ईयर में 30 क्रेडिट। तो एक्चुअली ग्रेजुएशन तक अपने पास 90 क्रेडिट से जमा है, मतलब क्रेडिट है, स्कोर काउंट होता है अपना। तो ग्रेजुएशन तक कर ले मतलब तुम्हारे पास 90 क्रेडिट है। लेकिन इधर क्राइटेरिया क्या, 120 क्रेडिट चाहिए। तो BCom के बाद कुछ MCom कर लो, या फिर कुछ ऐसा कोर्स कर लो जिससे अपना टोटल क्रेडिट 120 हो जाए, तब जाके अपने को एग्जाम अपियर करनी पड़ती है। बोले ये तो सोचो, ग्रेजुएट होने के बाद भी कुछ करो फिर जाके चालू होता है। तो ये बहुत ही मैच्योर लेवल पे होता है, और ये कोर्स को भी प्लस कोर्स की तरह लेना है, ओके। और जो 150 क्रेडिट आवर्स लिखा है ना, वो तो क्या है, अपने को CPA का लाइसेंस चाहिए ना। जैसे कोई अमेरिका में सेटल ही हो गया, उधर उसको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस होता है तो कुछ अपने अथॉरिटीज मिलती है ना, तो लाइसेंस चाहिए तो 150 क्रेडिट चाहिए। वो सिंपल है, वो तो वर्क एक्सपीरियंस से भी आ जाता है। लेकिन मेन एग्जाम अपियर करना है तो अपने को पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है, ग्रेजुएट भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। और 4 ही एग्जाम है, 1-2 साल में खत्म। और इसका भी खर्चा ज्यादा है, 3 लाख जितना अप्रोक्सीमेटली, ओके। सुनो, CFA, MBA, CPA, ये इनको है ना अपने को एडिशनल डिग्री की तरह परस्यू करना है। CFA, MBA और CPA को एक एडिशनल डिग्री की तरह परस्यू करना है, नॉट एज अ मेन डिग्री, ओके। रीजन मैंने क्लियर बता दिया, क्योंकि ये बहुत लेट स्टेज पे चालू होता है, और अपने को अपना करियर अभी से चालू कर देना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर ये देखो, ये तो 1-2 साल का ड्यूरेशन बताया था। अगला कोर्स देखिए, एक्चुअल साइंस। अबे एक्चुअली कितने लोगों ने सुना, लेकिन ये लोग करते क्या है, इन लोग का काम है एस्टिमेशन करना। इंश्योरेंस कंपनीज लोग को लगते हैं। आज इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम चार्ज करती है, हर साल प्रीमियम भरो, और कल को भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को पैसा देना पड़ता है। तो इससे बताओ इंश्योरेंस कंपनी का इनकम क्या है, खर्चा क्या है। इनकम क्या है, आदमी जीते जी प्रीमियम दे रहा है, ओके। और उनका खर्चा क्या है, जब वो आदमी मर गया तो उसके घर वालों को पैसा दो। अब इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि जीते जी उससे कितना प्रीमियम ले, और इतना प्रीमियम लेके मरने के टाइम उसको इतना पैसा भी दिया ना, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन उन लोग एक्चुअरीज से करवाते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का धंधा तो आज मैं भी चालू कर दूं, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि लोगों से कितना प्रीमियम चार्ज करूं। ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डीप कैलकुलेशन होता है। कभी सोचा है, LIC एजेंट वगैरह आते हैं घर पे अपने, बोलते हैं आपको हर साल इतना प्रीमियम देना, अपने सुन लेते 50,000, 60,000, 20,000, लेकिन डिसाइड कैसे होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन होता है। और वो कैलकुलेशन करने कौन मदद करता है, एक्चुअरीज लोग। इसको एक्चुअरियल साइंस तो एक फील्ड है, बंदे को बोलते हैं एक्चुअरीज, ओके। इन लोग का इंश्योरेंस कंपनी में ही ज्यादा रोल है। और इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग स्कीम भी होते हैं। पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में क्या होता है, तुम जीते जी कुछ पैसा दो इंश्योरेंस कंपनी को, और बुढ़ापे में तुमको इंस्टॉलमेंट्स में तुमको देते। लेकिन तुमसे कितना लेना है, तुमको कितना देना है, ये फिगर कौन डिसाइड करता है, एक्चुअरीज लोग। तो ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, लेकिन इसकी तकलीफ क्या है, 2 तकलीफ है। एक तो मैथ्स का जोरदार कमांड होना चाहिए। 11th 12th में अपने को मैथ्स स्किप करने का चॉइस होता है, लेकिन स्किप नहीं कर सकते, इधर मैथ्स लेना पड़ेगा। अभी तक जितने भी कोर्स बताए ना, तुम 11वीं 12वीं में मैथ्स को छोड़ भी दो तो भी चलता है, छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है, एक बात है बता रहा हूं।
बट इधर तो मैथ्स चाहिए ही 11वीं 12वीं में, और उसके बाद भी है ना पूरा मैथ्स 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 रहता है। और एक डिसएडवांटेज क्या है मालूम है इसका? सी मैथ्स डिसएडवांटेज नहीं है, कितने लोग का मैथ्स पे कमांड है तो इट्स अ गुड थिंग। बट एक और डिसएडवांटेज क्या है, ये बंदा क्या है इंश्योरेंस कंपनीज में ही जॉब ले पाएगा, या फिर और भी थोड़े रोल होते हैं। मैंने इंश्योरेंस कंपनी एकदम कैटेगराइज कर दिया ऐसा नहीं है, थोड़ा और भी वैल्यूएशंस के रोल होते हैं। बट इसका क्या है, लिमिटेड एरिया में काम मिलेगा उसको, पगार अच्छी मिलेगी लेकिन एरियाज कम है ना। जैसे आज सीए है ना 1000 एरिया में सेट हो सकता है, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी एरिया में इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, कोई बैंक्स वैंक्स के पास जाएगा या फिर कोचिंग क्लास के मेरे पास आया, मैं एक्चुअली हूं तो मैं क्या करूं, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई सीए आ जाएगा ना, उसको हंसते खेलते जॉब में रख लूंगा। तो जो कोचिंग क्लास वाला सीए को भी रख लेगा, किसी को भी रख लेगा, बट इसको क्या करूंगा मैं? तो इसका एरिया बहुत लिमिटेड हो गया। ओके, बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन भी कम है, बहुत लोग करते नहीं है। तुम लोग भी जान पहचान में देखोगे एक्चुअलीज करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं, लोग भी कम है, एरियाज भी कम है जॉब की। बट जो भी है इंटरेस्टिंग कोर्स है, इट्स योर चॉइस। बट इतना माइंड में लेके चलना, एक्चुअली करके तू सोचेगा ना कि इधर भी मेरे को नौकरी मिल जाए, सॉरी, वो लिमिटेड जगहों में ही तुमको नौकरी मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी ना वो ऐसी मिलेगी लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। ओके, और इसमें भी देखिए एग्जाम के अंदर 4 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं। 12th में मैथ्स चाहिए कंपल्सरी, 4 लेवल्स यू टू क्रॉस। फीस 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली। ये इंडिया का एक्चुअली बता रहा हूं, फॉरेन में भी एक्चुअल साइंस के कोर्स होते हैं, यूएस में, यूके में, अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया से कोई करेगा ना, इंडिया में भी इंस्टीट्यूट है इसकी। ओके, IAI करके इंस्टीट्यूट है इसकी, वहां से करोगे तो 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है। और इधर भी कोचिंग वगैरह की जरूरत लगती है। ड्यूरेशन 4 से 6 साल आफ्टर 12th। ये हो गया। फिर अगला फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये क्या है, थोड़ा सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये भी क्या है, 12वीं के बाद चालू तो कर सकते हो, लेकिन बाय द वे इस कोर्स में देखो क्या होता है, रिस्क मैनेज करना सीखते हैं। रिस्क मैनेज करना मतलब कोई भी बिजनेस में ना रिस्क होता है कि हमने इतना पैसा लगा दिया है, डूब गया तो रिस्क है ना। तो रिस्क को कैलकुलेट करना, ये सी अपने बोलते हैं ना, अपने लेमैन लोग कैसे बोलते हैं, ये बहुत रिस्की है, कम रिस्की है, लेकिन उसको नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट करने आना, वो एक नॉलेज होता है, वो इधर मिलता है। रिस्क को कैलकुलेट करना, और कैलकुलेशन करके एकदम प्रिसीजन से मालूम पड़ता है ये ज्यादा रिस्की है, कम रिस्की है, एकदम कम रिस्की है। रिस्क कैलकुलेट करना और उसको मैनेज करना। मैनेज करना मतलब ये रिस्क को अवॉइड कर सकते कि नहीं। बोले ये सब बिजनेस के रिस्क है। रिस्क तो लाइफ में, जिंदगी में हर जगह रिस्क है, लेकिन धंधे में जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क को कैलकुलेट करने आना चाहिए नंबर टर्म्स, और उसको मैनेज करना, उसको अवॉइड करने आना चाहिए, उसको कंट्रोल करने आना, उसका एक्सपर्ट रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, समझ लो। नाम ही क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ओके, और इधर 2 ही एग्जाम है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 12th के बाद चालू कर सकते हैं, 2 ही एग्जाम है। और कितने लोग है ना CFA से मिक्स करते हैं। CFA में क्या है, लोगों का इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, लोगों का पैसा मैनेज करना है। ये कंपनी का कोई रिस्क होता है, रिस्क मैनेजमेंट। आज जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी ने मेरे को काम पे रख लिया और मैं FRM हूं, तो बताऊंगा, अंबानी को भी बता पाऊंगा, सर जी आप ये मत करो, इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है, आप ये कर सकते हैं तो रिस्क अवॉइड हो सकता है। तो ये सब एक्सपर्टीज आ जाता है FRM में। ओके, बट क्या है, ये थोड़ा सर्टिफिकेशन कोर्स है, ऐसा बड़ा चार्टेड जैसा खिताब नहीं मिलता है। ओके, ये भी एडिशनल डिग्री की तरह परस्यू करते हैं। जितने भी लोग मैं तो 27 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे अंडर तो 2 लाख से ज्यादा CA स्टूडेंट्स आ चुके हैं। मेरे जितने भी CA स्टूडेंट्स हैं ना, या तो CA के साथ प्लस CFA करते हैं, प्लस FRM, प्लस MBA, ये सब क्या प्लस वाले कोर्स है। दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ मेन लाइफ। ठीक है, करने वाले करते हैं, लेकिन बाद में तुम सोचोगे मैं FRM हूं तो उतना ज्यादा वर्ड से नहीं बोल सकते ना। अगर बोलोगे मैं CA प्लस FRM हूं तो उसका अलग ही वर्ड पड़ता है। ओके, एक एडिशनल डिग्री है, मतलब तुमको जॉब में प्रायोरिटी मिल जाएगी उधर। और ये भी US का कोर्स है, थोड़ा कॉस्टली है। फॉरेन के कोर्स मैंने बताया ना कुछ, CPA भी फॉरेन का था, ACCA भी फॉरेन का था, CFA भी फॉरेन का है।
ये भी फॉरेन का कोर्स है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ओके, 2 लाख का कॉस्ट है और इसका टफनेस लेवल इतना नहीं है। एनीवेज मैं टफनेस लेवल सबका बताता हूँ, एक बार खत्म करता हूँ, ऑलमोस्ट हो ही है बस। कि ये मेरे जो QR कोड है ना, आप लोग स्कैन कर लो, क्योंकि सी मेरा जो भी प्रोफाइल देखोगे ना, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, बच्चों के वेलफेयर के लिए है। मतलब लिटरली बताओ ना, मेरे जो स्टूडेंट CA बनने का जॉब भी कर रहे हैं ना, वो लोग को भी ये कंटेंट यूजफुल होता है। मतलब कोई गाइडेंस देना, कोई मोटिवेशन है, ये है। हर मतलब बड़े बड़े बूढ़े लोग भी सुनते हैं। लिटरली आज एक पेरेंट मेरे पास आया था, बोले मेरे बच्चे तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपको टाइम टू टाइम फॉलो करती हूँ, मैं मेरे बच्चे को खींच के ले आपके पास, इसको थोड़ा इंटर में CA इंटर में पास नहीं हो रहा था, तो बोला इसको थोड़ा गाइडेंस दो, मेरे को पूरा ट्रस्ट है। मेरे को मिले भी नहीं, इतना ट्रस्ट आ गया बिकॉज ऑफ माई चैनल। ओके, बिकॉज सी मैं जो बात कर दो उससे क्या इंसान का मेंटालिटी मालूम पड़ता है ना, तो पेरेंट उसको लेके आया था। मतलब पेरेंट्स लोग भी फॉलो करते। इतने मेरे पुराने स्टूडेंट जो 10 साल पहले CA बन चुके हैं, बोले सर हम लोग को ऑफिस में भी काम आता है। मतलब ऐसा लर्निंग, ऐसा कंटेंट है। यू कैन कीप दिस। इंस्टाग्राम में ज्यादा कंटेंट ऐसा मिलेगा, यूट्यूब में भी है, लिंक्डइन में तो जनरल पोस्ट वगैरह होती है। ओके, तो यू कैन स्टे इन टच विद मी फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर दिस। ओके, बट सी अब जो मेन चीज चालू हो रही है, ये तो मैंने हर कोर्स का आपको बता दिया था। अब है ना, एक आपको मैं डिस्टिंक्शन करके बताऊंगा कि ये ज्यादा टफ है, ये कम टफ है, ये सस्ता है, ये महंगा है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सी इतना सारा ज्ञान तो तुमको गूगल में भी मिल जाएगा। अल्टीमेटली तुम लोग यहाँ आए क्यों? डिसीजन मेकिंग करने के लिए। आई वॉन्ट टू डिसाइड फॉर माई चाइल्ड और आई वॉन्ट टू डिसाइड फॉर माई लाइफ व्हाट टू डू। वो डिसीजन मेकिंग के लिए अभी मैं एक शीट तुमको दिखाऊंगा, उसमें पूरा डिस्टिंक्शन किया है, उसमें कन्विंस करके बताऊंगा कौन सी चीज आपके बच्चे को अभी चालू करनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए वेट, आई विल हैव टू यूज माई iPad। और एक चीज, हम लोग ने क्या बच्चों के लिए एक छोटी एप्टीट्यूड टेस्ट रखी है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट इट विल हार्डली टेक 10-15 मिनट्स। तो वो हम लोग के पास आ जाएगा ना, तो कल को बच्चा हमसे कम्युनिकेट करेगा, तो वी कैन गाइड अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो। ओके, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट तो क्या एक तरह से आपका 10-15 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, बच्चे टेस्ट लिख देंगे और पेरेंट्स को जो भी डाउट से पूछ सकते हो। बाकी मेरा सेशन अभी चालू है, सेशन का जो मेन पार्ट अभी बाकी है वो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, जितने भी कोर्सेज आपको करने हैं सबके लिए ना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन यानी कि ग्रेड 11 और ग्रेड 12 कि जितना स्ट्रांग होगा ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एनी करियर यू चूज लेटर ऑन। ओके, तो सी इधर सी आई एम रनिंग अ कोचिंग क्लास। सी मेरी कोचिंग क्लास का नाम प्राइम विजन प्रोफेशनल एजुकेशन। ओके, वेट नाउ इधर मैं ना तुमको बहुत सारी कोचिंग क्लासेस मिलेगी, यू कैन ज्वाइन एनी क्लास ऑफ योर चॉइस। बट मेरी क्लास में मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, बच्चे को एकदम परफेक्ट गाइडेंस और डायरेक्शन मिलेगा। माना कि मेरा खुद का पढ़ाने का रोल कब चालू होगा, जब बच्चा CA इंटर या CA फाइनल, अगर CA कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा इंटर और फाइनल लेवल पे। ओके, 11वीं के बच्चों का मेरा क्या रोल होता है, हर थोड़े दिन में मैं क्लास में राउंड मारता हूँ, उन लोगों का ब्रेन वॉश करते रहता हूँ। ऐसा ब्रेन वॉश करता हूँ कि बच्चा सही दिशा में चलते रहे। पेरेंटिंग वाला जो रोल होता है ना, दैट रोल आई एम गोइंग टू प्ले। और सी गाइडेंस देना 100 लोग मिलेंगे, लेकिन जो परफेक्ट ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड गाइडेंस मैं दे सकता हूं, उस बात की गारंटी है। ओके, बाकी सी मैं ये नहीं बोलूंगा आपके बच्चों को दूसरे क्लास में ज्वाइन कराओगे तो आप अच्छा नहीं पढ़े। पढ़ाने वाले सब अच्छे मिलेंगे, हर क्लास में अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं अपनी क्लास के लिए इतना प्राउडली क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्शन। क्योंकि मैंने 27 साल से ज्यादा जिंदगी में यही किया है, पूरा यही किया है। आंख बंद करके तुम लोग फॉलो कर सकते हो। सी मेरे पास जो CA भी करने आते हैं ना, कितने पेरेंट्स बोलते हैं पास हो जाएगा ना, आपके यहाँ पे पास होने का कोई गारंटी है? मतलब मैडम देखो, पास होने का गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इतना गारंटी दूंगा बच्चा आपका सही दिशा में मेहनत करेगा। बाकी वो मेहनत नहीं करेगा तो रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है ना, वो तो उसके हाथ में। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है, डायरेक्शन एकदम परफेक्ट मिलेगा। ओके, बिकॉज मैंने इतने साल से एक ही चीज की है, तो आई डोंट हैव एनी सेकेंड थॉट। मेरे पास कोई बच्चा भी आता है ना, वो पूछने के लिए उसको मैं ऐसे नहीं देख ले क्या करना है, यही करना है, खत्म। इतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज आई हैव सीन लाइफ। ओके, और एक चीज, अभी आप FIJC का यहाँ पे एडमिशन लोगे, अगर जो भी 10th के बच्चे हैं उन लोगों को तो ग्रेड 11 करना है,
सी ग्रेड 11 यहाँ पे ज्वाइन करने से क्या है, अगर बाई चांस तुमने आगे जाके सीए करने का सोचा या सीएस जो भी करियर चूज किया, तो तुम्हारी वो हिसाब से मेंटोरिंग होनी चालू हो जाएगी। बिकॉज सी ये एजुकेशन वाली चीज ऐसी है ना, उसमें कोई पीछे पड़ने वाला चाहिए। जैसे आज एक्सरसाइज भी करते हम लोग, सबको पता है वर्कआउट करना अच्छा है, लेकिन अपने सेल्फ वर्कआउट कर पाते नहीं कर पाते। कोई पीछे ट्रेनर होता है ना, तो अपनी सब अच्छी एक्सरसाइज होने लगती है। तो वो रोल मैं प्ले करूंगा। बच्चे तुम्हारे आएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, मेंटोरिंग करना, वो मेरा रोल होगा। तो एटलीस्ट क्या बच्चा भटकेगा नहीं। तुमको पता हो मेरा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज क्या है, मेरा कुछ 2 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर, 2-3 साल पहले 11वीं का बैच था। उसमें 16 बच्चे थे, 16 में से 15 बच्चों ने सीए किया। सबसे पहले तो हर बच्चा करता नहीं, किया। और 15 के 15 बच्चे फाउंडेशन में भी है, इंटर के बैच में अभी मई 2025 में एग्जाम दिए, सबके सब, मतलब उतना बांध के रखा है। तो दैट इज द मेन कमांड ओवर हियर। बाकी ठीक है, टीचर तुमको हर जगह मिल जाएंगे अच्छे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेंटोरिंग होती है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं हर बच्चा अपने आप में अच्छा एक्टर है, लेकिन डायरेक्टर अच्छा चाहिए। शाहरुख खान भी अच्छा एक्टर है, लेकिन उसकी मूवी का डायरेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो शाहरुख खान का मूवी फ्लॉप जाएगा। तो बच्चे अच्छे एक्टर है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर मैं हूं ना, एंड ट्रस्ट माय डायरेक्टरशिप। ओके, मैं तुमको ब्लाइंडली, तुमको यू कैन कीप फेथ ऑन मी, आई विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन, बिकॉज मेरे नेचर में ऐसा है कि बच्चों को सही गाइडेंस देना है। ओके, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन टिपिकल। एक्चुअली मेरे को धंधा करना वो कम आता है, लेकिन बच्चों को सही बताना, डायरेक्शन देना वो आता है। ओके, अब सी FIJC के लिए मैं एक अच्छा ऑफर देना चाह रहा हूँ। FIJC कोई ज्वाइन करता है, तो जो लोग करियर सेमिनार गाइडेंस में आए ना, गाइडेंस सेमिनार में, उन लोग के लिए हमने डिस्काउंट तो रखा ही था ऑलरेडी। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेमिनार। और उन लोग के लिए एडिशनल ऑफर, जो आज ही एडमिशन ले लेगा ना, 2000 एडिशनल डिस्काउंट। वेदर यू टेक दिस FIJC, ये भी आपको पैम्पलेट मिल जाएगा। एक ही सेकंड, SYJC और CA फाउंडेशन का भी बैच चालू हो रहा है। जैसे आप अभी 12th में हो, तो आपके लिए अप्रोप्रिएट बैच CA फाउंडेशन है। तो एनीथिंग यू चूज फ्रॉम हियर, यू विल गेट फ्लैट 2000 एडिशनल डिस्काउंट इफ यू एनरोल टुडे। ओके, एंड बाकी ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये डिस्काउंट will remain for you people because you have attended, you have taken efforts to come here. This discount will remain for you. और ये जो पैम्पलेट है आपको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। ओके, तो देख लो, आपको FIJC का लेना, आज ही ले लोगे तो 2000 का एडिशनल ऑफ है, क्योंकि कल ना कभी तो ज्वाइन करना ही है, तो कर लो। और तुम लोग को थोड़ा भी डाउट हो कि ये क्लास में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, गूगल रिव्यू देखना। गूगल में कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। गूगल में किसी ने रिव्यू डाल दिया ना, तो मैं निकाल भी नहीं सकता हूँ। बुरा बोल दिया तो निकाल भी नहीं सकता, अच्छा बोल दिया तो भी पड़ा रहेगा। तो यू कैन जस्ट चेक द गूगल रिव्यू, यू विल कम टू नो मोर डीप अबाउट मी। ओके, एंड तुम लोग मेरे चैनल्स भी देखोगे, पता चल जाएगा कि बंदे का मेंटालिटी क्या है, कि अपना बच्चा सेफ हैंड्स में। ओके, एनीवेज यू टेक योर कॉल सो दैट यू कैन एटलीस्ट, आज ले लिया तो 2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने ज्यादातर लेक्चर्स उधर होंगे। अपना नया प्रीमाइस है ना, उसका बहुत ज्यादा प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे भी लेक्चर्स होते हैं, और जो पैंटालून्स जहाँ पर है, जमकुड़ी पैंटालून्स SV रोड पे, उसी बिल्डिंग पे 3rd फ्लोर में हमारी न्यू प्रीमाइसिस है। ओके, वहां पर लेक्चर्स होंगे, और वो भी स्टेशन से नजदीक है, ये भी स्टेशन से नजदीक है। और आपके, हाँ सॉरी, आपको मैंने रोका। FIJC में 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, OC होता है, और मैथ्स SP। मैथ्स से SP तो ऑल्टरनेटिव होता है, जिसको जो लेना लेता है। 4 सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स की कंबाइंड फीस है। IT के हम लोग के यहाँ पे कोचिंग नहीं है, बट वो बच्चे सेल्फ पे भी कर लेते हैं, है ना। पर सी कॉलेज 11वीं में ना मैथ्स लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जाके काम आता है। बाकी ये नहीं बोलता, मैं तो खुद है ना विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड से CA बनाऊं। 11वीं 12वीं में मैंने मैथ्स नहीं लिया था, तो मेरे टाइम मेरी थिंकिंग क्या थी, कॉलेज में तो मजा करना है यार, बंक मारेंगे, ये करेंगे, मस्ती करेंगे, तो मैथ्स वैट्स का कौन झंझट पालेगा। मैंने SP लिया था एकदम कन्वीनियंट लाइफ के लिए। वो तो लकीली भगवान की दया से फर्स्ट अटेम्प्ट में सब खत्म हो गया था, बट दैट वाज अ रिस्क विच आई टुक। सो इट इज बेटर बच्चे को मैथ्स दिलाओ। ओके, और बाकी ऑप्शन में ना लैंग्वेज वगैरह ले लो, अच्छा है। यस
नॉट नेसेसरी। वो मैं आपको अभी कंपेरेटिव बताऊं उसमें बोलने वाला हूं, कोई जरूरी नहीं है। मैथ्स के बिगर वाला भी कर सकता है। वो एक्चुअरीज का कोर्स था ना, उधर 11वीं 12वीं में मैथ्स कंपलसरी। टाइमिंग्स मॉर्निंग 7 to 9 एवरी डे। एडवांटेज व्हाट, एक रेगुलर रूटीन बन जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट विल गेट ओवर इन द क्लास, बिकॉज इवन दो यू आर टेकन इन 9th or 10th, then putting special effort for studying, this will take place automatically in the form of a discipline, regular discipline. Advantage is always there. Such college where there is no attendance problem, because in foundation level there is no tension of college, but after foundation the next level is CA inter. Their attendance will always become a hurdle for a student. A student literally, he struggles to manage college and classes. And colleges, they keep torturing for the attendance, and classes you cannot miss because it is your choice to do CA. So you should choose a college where there is no attendance issue. Most of the people, what they do, 11th 12th they take any college of their choice like NM. After that they change the college, they shift to a very local college where there is no attendance problem, because their focus is totally on CA studies. That is also many people do, because directly 10वीं में बच्चे को अच्छा परसेंटेज आया, उसको कोई ऐसे लोकल कॉलेज में डाल, अपना भी मन मानता नहीं है। मेरा बच्चा तो NM लाया कि NM में डालूंगा, तो डाल दो, 11वीं 12वीं वहां करा लो, फिर बाद में NM का एक टैग आ गया, फिर बाद में चेंज करके ऐसे कॉलेज में ले लो जहाँ कोई अटेंडेंस की दिक्कत नहीं हो। है कुछ कॉलेज, शराफ कॉलेज है इधर मलाड में, और कुछ आई थिंक KES कॉलेज भी है, कुछ ऐसी कॉलेजेस है, वहां जाके बता दो कि मेरे बच्चे को क्या है, ऐसे नहीं बोल से आएगा ही नहीं, अटेंडेंस इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि वो CA कर रहा है। तो अगर कैजुअल है उधर एटमोस्फेयर तो उधर ले लो। तो 12th के बाद बच्चे को भी कॉलेज का क्या करना है। इनफैक्ट मैं तो जब CA कर रहा था ना, मेरे माइंड में तो ये भी आ गया था, कॉलेज करूँ क्या, छोड़ देता हूँ ना, एक्चुअली जरूरी नहीं है। ऐसा करना मत, बता रहा हूँ कि एक बार मन में थॉट आया था कि CA फाउंडेशन तो हो गया है, अब तो खाली CA करूंगा तो भी कॉलेज में क्यों जाऊँ यार, जाऊँ भी क्यों, फालतू सब्जेक्ट पढ़ूं भी क्यों, छोड़ दो क्या, एक मन में भी आ गया था एक बार। बाद में बोला नहीं बाबा छोड़ने का क्यों, ग्रेजुएशन तो चाहिए ना यार, जबकि CA के लिए इट्स नॉट नेसेसरी। CA में फाउंडेशन पास हो गया ना, 12वीं चाहिए, फाउंडेशन हो गया, फिर तो लाइन चालू हो गई, फिर ग्रेजुएट हो के मत तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं करना कोई भी समझदारी नहीं है, तो मैं शेयर कर रहा हूं, मेरे को एक बार थॉट आ गया था, कहने का मतलब कॉलेज का इंपॉर्टेंस 0 हो जाता है क्या? No, nothing like that. No. Graduation is required if you want to go directly in inter level. No one skips graduation. अभी तो कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है. But for CA, you have to pass 12, then foundation, then inter, then final. You are CA. But you cannot write BCom CA. Just write CA. But ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं जिससे BCom छोड़ दिया. कौन छोड़ेगा? बट CA इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा है। बट ये सोचना मत कोई भी लाइन्स पे एकदम वाइल्ड में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे मन में बचपन में ख्याल आ गया था। इकोनॉमिक्स में लाइन है, जैसे बच्चे को LSE भेज सकते हैं लंदन, है ना, वो भी अच्छा है। मतलब अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा शौक है, ऐसा करना है तो भेज सकते हैं। She can see economics और finance इंटर रिलेटेड ही हो गया। So even if you do CFA, obviously मतलब उसमें इतना इकोनॉमिक्स का नहीं है, बट इट इज वर्थ, मतलब उसका इंटरेस्ट विल मैच एटलीस्ट। जरूरी नहीं है आर्ट्स, आर्ट्स वाले भी करते, कॉमर्स वाले भी करते, कुछ फर्क नहीं पड़े, वो खाली बेसिक कंडीशन है बस। जैसे मेरे साली की लड़की ने वो आर्ट्स लेके उसने किया है, LSE से किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से मिला, अच्छा है। और उधर क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत, खर्चा बहुत करना पड़ता है, वो सब पैसे लगाने पड़ते हैं, ऐसा है। लीस्ट इन्वेस्टमेंट में करना है तो अपना CA कोर्स ही आ जाता है। एनीवेज मैं आपको कंपेयर करके आई विल टेल यू ना कि उसमें क्यों क्या बेटर है, क्योंकि कितने लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CA सोच भी लिया होता है, लेकिन 4-5 लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, माइंड घूम जाता है। आई विल कन्विंस यू व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस। एक बार बच्चों का पेपर हो जाए ना, एक बार
ओके सी हियर, अपने जितने भी कोर्सेज डिस्कस किए ना उसका ऐसा पैरेलल कंपैरिजन होगा ना तो इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। तो सी सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर कोर्स सीए मैंने लिखा है, सीए में अब सी इधर है ना एक चीज मिस हो गई है, एलएलबी का कॉलम इधर मिस हो गया है। एलएलबी का इंडिपेंडेंटली मैंने बता दिया ना, 12th के बाद यू कैन स्टार्ट यू टू गिव द एंट्रेंस कॉल्ड क्लैट, और कोई जगह अलग एंट्रेंस भी होती है क्लैट के अलावा, सीईटी करके भी एंट्रेंस होता है एलएलबी में, वो 12th के बाद चालू कर सकते हैं, 5 इयर्स तक चलता है, वो मैंने इधर लिखा नहीं। ओके, बाकी सब इधर कंपेरेटिव बेस पे डिस्कस होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज अर्लियर स्टार्ट कब कर सकते हैं, क्योंकि सी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो जितना जल्दी शुरू हो सकता है वो करना है अपने को। तो सीए यू कैन स्टार्ट अर्लीस्ट आफ्टर 12th। इनफैक्ट 12th की बोर्ड होगी मार्च में, उसके तुरंत बाद मई में, मार्च अप्रैल मई, उसमें ही बच्चा अपियर कर सकता है सीए फाउंडेशन। तो ये अर्लीस्ट है, और उसमें टोटल अपना टाइम कंज्यूम होगा 4 से 5 साल। 12वीं के बाद तुरंत ही चालू कर दिया ना तो 4 साल में खत्म। नहीं तो कितने लोग क्या 12वीं होने के बाद थोड़ा 6-7 महीना रुक जाते फिर चालू करते हैं, तो 5 साल लग जाएंगे। ओके, फिर सीए में करना ये भी 12th के बाद तुरंत चालू हो जाएगा, और सीएस भी 12th के बाद, मतलब ये तो इन तीनों में कॉमन चीज है, इट कैन स्टार्ट आफ्टर 12th। एसीसीए का एडवांटेज क्या है, 10th के बाद भी तुरंत चालू कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने बोला एक अलग एग्जाम देनी पड़ती है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। एक एक्स्ट्रा एग्जाम दे दो ना तो अपनी जर्नी 10वीं के बाद तुरंत चालू हो जाती है। तो क्या हम लोग लाइफ में तुरंत अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो पाते हैं अगर एकदम तुरंत चालू करना है तो। ओके, और ड्यूरेशन 2-3 साल है। और ये जो कोर्स है ना मैंने सीए पे बताया था, एफआरएम, सीपीए और एमबीए, इसके बाद जो मैंने प्लस क्यों लिखा है, तो ये डिग्री कब शोभा देती है, जब अपने पास कोई मेन डिग्री है प्लस समथिंग है, मेन डिग्री के साथ प्लस कुछ हुआ तो। ओके, तो इसके लिए मैंने इधर प्लस लिख के रखा है। बाकी करने वाले सिर्फ सीएफए, सिर्फ एफआरएम, सिर्फ सीपीए, सिर्फ एमबीए भी करते, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना वो प्लस करके आता है। तो अगर सही में अपने बच्चे के लिए कुछ करना है ना तुमको लाइफ में, यार एक ही लाइफ है, कुछ करना है यार, तो ये सब डिग्री को है ना बाद में एडिशनल डिग्री की तरह लेना। ओके, तो एक बार है ना तुम लोग इस पे ध्यान ही मत दो, मैं क्या करता हूं इसको कट कर रहा हूं। करना भी हो तो इट विल नॉट स्टार्ट इमीडिएटली ना, इट हैज अ टाइम, लाइक सीएफए विल स्टार्ट व्हेन इन एसवाईबीकॉम। कोई बोले नहीं हमको प्लस है, हमको यही करना है ना, तो करो, तुरंत तो नहीं चालू हो रहा है ना, अपने आप डिसाइड कर रहे। तो एक बार इसलिए मैं कट कर रहा हूं, और सीपीए को भी कट कर रहा हूं क्योंकि ये तो वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चालू होगा। ओके, एफआरएम 12वीं के बाद चालू कर सकते हैं, लेकिन एफआरएम क्या छोटा सर्टिफिकेशन है, ये तो प्लस में ही शोभा देता है। आज कोई सीएफए के लिए आर्ग्यू कर सकता है, नहीं सिर्फ सीएफए वाले लोग भी तो होते हैं, दैट इज अ डिबेटेबल मैटर, बट एफआरएम तो एक एडिशनल सर्टिफिकेशन है, वो एक एक्स्ट्रा चीज की तरह लो तो ही बेटर है। इसलिए उसको मैं अभी स्ट्राइक आउट कर रहा हूं, क्योंकि अपने को है ना मेन कोर्स अभी सिलेक्ट करना है, और इनको मेन नहीं बनाना है, एडिशनल क्वालिफिकेशन। और एमबीए को कट करने का रीजन क्या है, ऐसे नहीं कि एमबीए डिस्करेज कर रहा हूं, एमबीए चालू भी होगा तो कब, ग्रेजुएशन के बाद, और तब तो अपने खाली थोड़ी बैठना है, कुछ तो करना ही है। तो इसको मैं धीरे धीरे फिल्टर करते आ रहा हूं। तो अपने पास अभी चॉइस क्या बची, जस्ट बिकॉज आई एम कैंसलिंग डोंट फील इम्पोज्ड, यू शुड बी कन्विंस्ड। सीएफए कैन स्टार्ट इन एसवाईबीकॉम, उसको टाइम है, किसी को शौक है करना ही है कर लेना, तब तक समय क्यों बर्बाद करना है। ओके, सेम विद एफआरएम और सीपीए भी करना है तो कर लेना, लेकिन बाद में चालू होगा। एमबीए भी कर लेना, लेकिन वो डिसाइड अभी नहीं करना है, इसलिए उसको कैंसिल कर दे तो धीरे धीरे फिल्टर होते जाएगा। फिर अब बचा अपने पास क्या है, ये 4 कोर्स और एक्चुअली, इन 5 के बीच में आपको चॉइस करनी है। ओके, अब इस चॉइस में एक्चुअलीज की प्रॉब्लम क्या आती है, 2 प्रॉब्लम मैंने क्या बताई थी। तो मैथ्स थोड़ा जबरदस्त चाहिए, जबरदस्त मतलब ऐसे भी नहीं कि इम्पॉसिबल चीज है, मैथ्स में कमांड चाहिए। प्लस दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड कंपनीज में जॉब मिलेगी, इंश्योरेंस सेक्टर पूरा आ गया,
प्लस कोई कोई कंपनीज में होता है एक्चुअल वैल्यूएशन करके कुछ डिपार्टमेंट होता है वहां पर, बट लिमिटेड एरियाज में जॉब है। ऐसा नहीं कि हर जगह वो सेट हो जाएगा, उसको लिमिटेड एरिया में ही काम करना है। तो ये थोड़ी दिक्कत आ गई। ओके, और मैथ्स वाला प्रॉब्लम भी मैंने बताया, अगर किसी को मैथ्स में नफरत है, मैथ्स पसंद ही नहीं है, तो उसके काम का फिर ये नहीं है। तो एक तरह से ये भी क्या है, स्ट्राइक ऑफ हो गया, बट स्टिल यू कैन थिंक। इसको मैं ऐसे कट ही नहीं कर दूंगा, इट्स योर चॉइस, यू कैन थिंक। ओके, मेरी बिल्डिंग में एक लड़का है, उसको मैथ्स का अच्छा शौक है, कर रहा है एक्चुअली, धीरे धीरे उसकी गाड़ी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बनने के बाद उसको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, ये माइंड में रखना। ओके, और ये बन गए फुल ऑप्शन है, जिधर सेट होना है हो जाओ। आज मेरे पास कोई सीवी आता है ना, बायोडेटा, उसमें ACCA लिखा है, मैं ले लूंगा उसको, CA लिखा है ले लूंगा, हर कोई ले लेगा, एवरीवेयर सूट हो जाएगा। इनफैक्ट CA में भी एक बार सब जगह सूट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी भी हर कंपनी को लगेगा ही। तो इनका एडवांटेज क्या, हर जगह जॉब मिलेगा, हर जगह। ओके, थोड़ा बहुत लिमिटेशन इसमें कंपनी सेक्रेटरी में आ जाएगा, थोड़ा बहुत, लेकिन मोटा मोटी बताओ ना, ये 4 डिग्री ऐसी है ना, बस अपने को टैग मिल गया ना, कोई भी अपने को हंसते हंसते जॉब दे देगा। ओके, बट पगार कहाँ कितनी मिलेगी, दैट डिपेंड्स। अब वो तुमको इधर बता दो, पहले ये देखो सैलरी का स्ट्रक्चर देख लो। सैलरी अगर CA किया तो 7 से 25 लाख जितनी है। ओके, इनिशियल पैकेज कैन बी 7-8 lakhs, इट कैन गो टिल 20-25 lakhs ऑल्सो, बट इधर सीधा आधा हो गया ना। इन लोगों का पे पैकेज किसका, CA में और CS का सीधा आधा हो गया है, तो पे पैकेज किसका ज्यादा है, CA का, और ACCA का भी ऑलमोस्ट आधा ही है, सिर्फ ACCA किया हो तो। ओके, तो पैकेज वाइज CA के सबसे ज्यादा पैकेज है, तो ये सैलरी के हिसाब से कंपैरिजन, इसका भी अच्छा पैकेज है एक्चुअली का, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी में सेट हो गया तो हर जगह सेट नहीं हो पाएगा ना। तो इधर ये एक्चुअली थोड़ा फीका पड़ गया और CA थोड़ा सुपीरियर हो गया, बिकॉज CA अपने को सैलरी भी ज्यादा देगा, प्लस हर कंपनी में हर जगह सेट हो पाएगा। एक्चुअली सैलरी ज्यादा देगा, लेकिन हर जगह नहीं, वो लिमिटेड प्रोफाइल में सेट हो पाओगे। ओके, और इधर कंपेरेटिवली सैलरी कम है। और मैं बाकी CFA, ये जो CFA लिखा 30-30 लाख का भी पैकेज है, कब मिलता है में, प्लस करके किया हो तो। अलोन CFA विल नॉट फेच यू दैट मच सैलरी, हाँ पहले ही बता रहा हूं, इधर मैंने प्लस करके सैलरी वो हिसाब से लिखी है। MBA की भी जोरदार सैलरी है ऐसे तो, लेकिन एनीवेज MBA तो बाद में भी कर सकते हैं, अपने को अभी इनमें से कोई प्रॉपर डिसीजन लेना है ना। बाकी कितना भी अच्छा प्यारा कोर्स हो, करना तो बाद में, एक एडिशनल क्वालिफिकेशन की तरह। ओके, तो इस सैलरी का मैंने अपने यहाँ भी, तुम लोग इसके ऊपर ही फोकस करो, मैं तो बता रहा हूं। अब है ना, उसमें पासिंग परसेंटेज देख लो। पहले डिफिकल्टी लेवल बता देता हूं। डिफिकल्टी लेवल CA का वेरी हाई, इन दोनों में हाई है। ये मॉडरेट, सिंपल तो नहीं बोल सकते एकदम में कुछ भी नहीं है, मॉडरेट, लोग पास हो जाते इसमें, किसमें, ACCA में, लेकिन इधर पैसे बहुत घुसाने पड़ते हैं। ओके, अमीरों का कोर्स है, पैसा डाल, और कंफर्ट जोन में रहने वाले इजीली एट अ टाइम एक ही एग्जाम देनी है, कंफर्ट जोन में रहने वाले, अच्छा वेल टू डू, पैसों का कोई तकलीफ नहीं है, बार बार एग्जाम दो, पैसा दे देंगे, फीस भर देंगे, क्या है वो हिसाब से। ओके, बट उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट ही है वो हिसाब से। फिर देन एक्चुअली इसका जबरदस्त डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि ये लोग दोनों पगार भी तो ज्यादा दे रहे हैं ना। वेरी हाई के नीचे सैलरी देखो, सैलरी भी तो ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल हाई है। सी कुछ चाहिए तो कुछ करना भी तो पड़ेगा ना यार, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा। फिर पासिंग रेट देख लो सबका, पासिंग रेट में CA का 15 से 20% है, ये भी अभी ठीक ठाक हो गया है। मैं जब CA किया था 2% रिजल्ट था, 2% रिजल्ट था, उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक आया था, 2% ही था। और मेरे टाइम भी बहुत डिस्करेज करने वाले लोग थे, नहीं होगा तुझसे, ये नहीं होगा, तूने मैथ्स नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, बहुत डिस्करेज करने वाले लोग थे। ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है टॉप 50 लोग की, उसमें 42nd रैंक आया था। ऐसे टाइम पे जब 2% लोग ही पास होते थे,
1-2% रिजल्ट आता था। ओके, अभी तो ठीक ठाक आ रहा है, अभी तो 15 से 20% पासिंग है, विच इज फेयर इनफ। ओके, और इधर पासिंग अच्छा है सीएमए में। कितने लोग सीएमए ये सोच के करते पासिंग अच्छा है, एसीसी में भी पासिंग तो जोरदार है, 40-50% लोग पास हो जाते हैं। ओके, सीएस में भी ठीक, सीएस में क्या है, कभी कभी रिजल्ट बहुत खराब आता है, कभी बहुत अच्छा आता है। एंड फिर एक्चुअली में भी थोड़ा पासिंग परसेंटेज कंपेरेटिवली सीए से तो अच्छा ही है। ओके, एक बार ना मैं क्या करता हूँ, ये वाला पेज देखो, तो जो अपने रेलेवेंट कोर्स ही देखो आप, मैंने उसको क्यों हाइड कर दिया है, क्योंकि वो सब एक एडिशनल डिग्री की तरफ परस्यू करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यू कैन मेक अ चॉइस बिटवीन दीज कोर्सेस। ओके, मैं अपना सीधा बता दूं क्या करना चाहिए, मेरा तो ब्लाइंड बिलीफ है सीए ही करना चाहिए, आंख बंद करके। लेकिन मैं इस ऐसे मंच पे खड़ा हूं ना कि अगर मैं बोलूं सीए कर, दूसरे कोर्स की इज्जत नहीं करूं, वो खराब लगता है। लेकिन अंदर से कोई दिल से पूछे ना, सीए ही कराना है। मेरी डॉटर है, जैसे मेरे बच्चों का ही बता, मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है उससे मालूम पड़ेगा ना। मेरे बच्चों को तो अच्छी तरह करूंगा। जैसे मेरा बड़ा लड़का है, उसको तो पहले से साइंस में कीड़ा था, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, साइंस करना ही किया। तो आईआईटी में, वो आईआईटी खड़गपुर सेकेंड ईयर में, तो उसको आईआईटी करना था, मैंने कभी बोला ही नहीं। लेकिन मेरी डॉटर को कॉमर्स चाहिए था, तो कॉमर्स में आ गई है। अब वो कॉमर्स में आ गई तो मैंने बोला भाई सीए ही करना पड़ेगा। बोले पापा सीए नहीं करना। बोले कुछ तो करना ही है ना, देखो तो सीए ही करना है, तो उसको सीए में ही घुसा रहा हूँ। बाद में बोला नहीं सीएफए देखो प्लस करवा दूंगा, देखो अब्रॉड में कुछ करना है वो प्लस करके करवा दूंगा। लेकिन अभी 12वीं के बाद तुरंत बेस्ट ऑप्शन क्या चालू है, सीए। उसको खुद सीए में डाल रहा हूं मैं। ओके, हाँ, लड़के का तो साइंस पे पैशन था, वो पहले से आईआईटी जेईई क्रैक करके आईआईटी भगवान की दया से वहां पहुंच गया। लेकिन लड़की ने ऐसा कुछ साइंस का पैशन दिखाया नहीं, कॉमर्स का सोचा। तो ठीक है, कॉमर्स में तो मैंने वही सोचा, कॉमर्स में तो हम लोग खुद, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों सीए, मेरे फैमिली तो सब सीए लोग ही है। हम लोग खुद बोले अभी इसको सीए नहीं कराना है। लेकिन बाद में हम लोग खुद भी सोचे, बट अभी ऑप्शन बेटर कॉमर्स पे तो वही है ना यार, एक बार सीए में तो घुसाना ही पड़ेगा, बाद में कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे। लिटरली हम लोग के घर में ये बात हो रही थी। बाकी हम लोग सबसे पहले ये सोचे थे अभी इसको सीए में नहीं डालना यार। मैं सीए, वाइफ सीए, मेरा छोटा भाई सीए, मेरा साला सीए, सब सीए, सबको मैंने ही करवाया, सबके पीछे लगे मोटिवेट करके, पूरा सपोर्ट करके, मेंटोरिंग करके करवाया। ओके, बेटी के लिए सोचा अभी इसको सीए नहीं कराना है। लेकिन फिर सोचा अभी ऑप्शन बेटर कौन सा है कॉमर्स में, डी बेस्ट ऑप्शन यही है। अब ऐसा टीचर फैमिली होके अगर उसको कोई थोड़ा सिंपल कोर्स करवाना तो मानता नहीं है ना। एक बार तो हमने सोचा सीए करवा लेते, बाद में उसको प्लस कुछ करवाना करवा लेंगे। 12वीं के बाद ऐसे टाइम पास करके तो मतलब नहीं है ना, अब्रॉड भी भेजना है तो बाद में भेज देंगे। लेकिन एक बार सीए तो चालू ही करवा दो ना, ये हम लोग ने भी वही सोचा है। बाकी ठीक है, मैं ऐसी जगह पे मुझे ऐसा कोई पार्शियल डिसीजन नहीं देना है, आपकी चॉइस है। बाकी सीए करना चाहिए, आंख बंद करके बता रहा हूं। अब इधर ही कंपैरिजन देख लो, एसीसीए का मैंने क्या बोला, सिंपल कोर्स है तो उसकी वैल्यू भी थोड़ी कम रहती है, पगार देख लो, पासिंग भी देख लो। लेकिन फीस भर भर के, फीस में मतलब समझो ना, कोचिंग के साथ 5-6 लाख तो घुस गए आपके कम से कम, मतलब उतना पूरा पैसा जाएगा एसीसीए में। ओके, वो भी प्रोवाइडेड पास हो गया तो अपना इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया। ओके, और इन दोनों की वैल्यू क्यों डाउन है मालूम है? सीए जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलाती है ना, वैसे ये लोग भी, कौन, सीएमए सीएस भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट ही चलाती है। लेकिन इनकी इंस्टीट्यूट है ना थोड़ी वेल मैनेज नहीं है। आज सीए इंस्टीट्यूट देखोगे ना, कभी भी बजट आता है आगे लीड करती है, बजट में लीड करना, ये करना है, कुछ इंडिया में कुछ हो रहा है, हर जगह लीड करके आगे आते हैं, पूरी एक्टिव है, इसलिए सीए का वैल्यू बना है ना। बाकी तुम लोग जो पढ़ाई किताबें देखोगे ना, जो किताबें सीए में पढ़ोगे ना, सेम किताबें यहाँ भी पढ़नी है। किधर? सीए में और सीएस में। इनफैक्ट एसीसीए में भी मोरलेस वो टाइप की चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सीए ने अपना जो वो ओहदा बना के रखा है ना इंस्टीट्यूट ने, उससे डिमांड बढ़ जाती पूरी। ओके, और सबसे बड़ी चीज क्या, ऐसा हर जगह फिट हो सकता है वो। अभी कोई बोलेगा सर वो हमको भी पता है, आप क्या बता रहे हो, पास कौन होता है? उसी इसका मैं एक जवाब दूं, ये जो 15% पासिंग भी पकड़ो ना,
वो कैसे होता है में 100 जन अपियर किए थे ना, उसमें 15 जन पास हुए। लेकिन हर जो अपियर करता है ना वो सिंसियरली एग्जाम नहीं देता है। मैं 27 साल से ज्यादा सीए के बच्चों को पढ़ा लिया हूं। मैंने हर एग्जाम में देखा है 100 में से ना कम से कम 50% लोग का प्रिपरेशन एकदम वीक होता है। चलना एग्जाम तो दे देते एकदम सिंसियरली, मतलब जो सीए के कोर्स में ऑनेस्ट एफर्ट डालना पड़ता है ना, वैसे डालने वाले 50% लोग ही होते हैं। तो 100 में से 50% लोग तो सिंसियरली पढ़े ही नहीं, तो उसको क्यों गिनना है? उसको हटा दो तो बचे 50। उन 50 में से अगर 15-20 लोग पास हो रहे तो क्या खराब है? उतना तो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। हर कोई पास होके निकल जाएगा तो अपनी भी इज्जत क्या रहेगी? थोड़ी अपनी भी तो वैल्यू होनी चाहिए। आज मैं भी 4 लोगों को समाज में आके बोलता हूँ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंकर, तो मुझे एक प्राइड फील होता है, जबकि 97 में मेरा हुआ था। आज भी मेरे को बोलने में एक प्राइड फील होता है। मतलब 4 लोग बैठे होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है ना, फिर उसके बाद इंट्रो के बाद उसका बिहेवियर ही मेरी तरफ अलग चेंज हो जाता है, अलग बात करने लगते, ये करने लगे वो। और जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होता कोई पूछता भी नहीं ऐसे, जैसे ही बोल दिया आई एम अ सीएस, अलग ही वैल्यू पड़ जाती है ना यार। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो सी ये 15 में से बात ये हो रही थी 50 लोग तो सिंसियरली देते नहीं, 50% लोग देते, उसमें 15-20 लोग पास हो गए तो यार उतना अच्छा लेवल है यार। एकदम ही ज्यादा सब इजीली पास होने लगे तो वैल्यू नहीं रहेगी ना। ये देखो, ये आई एम नॉट डिस्करेजिंग एसीसीए, लेकिन एसीसीए अभी चलो कोई लंदन जा रहा है, यूके जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। एसीसीए का डिग्री इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड है, उसका रिकॉग्निशन है, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज यूके का ना, तो उधर ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। और सीए को तो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है। मेरे कितने सीए किए हुए बच्चे हैं ना, कोई कनाडा में सेटल्ड है, कोई सिंगापुर में सेटल्ड है, सीए के टैग के ऊपर जॉब मिल जाए। मेरा खुद का भाई हांगकांग में इनिशियली सीए बन के उसने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था, फिर आईसीआईसीआई बैंक का हांगकांग में ब्रांच है, उधर ट्रांसफर हो गया। अब एक बार हांगकांग क्या चला गया, हर कंपनी में उधर सेट हो सकता है ना। फिर लोग नहीं, तुम तो इंडिया के सीए हो, वी आर हांगकांग, कोई पूछता नहीं है, वो लेबल है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सी आप लोग इससे मत और ये जो मैंने पासिंग परसेंटेज लिखा है ना, सीए फाइनल का लिखा है। पहली एग्जाम कौन सी होती है सीए में? फाउंडेशन, उसमें 30% लोग पास हो जाते। पहले तो 40% रिजल्ट भी आया हुआ था, अभी पिछले 1-2 अटेम्प्ट में ना इन लोग ने 25-30% रिजल्ट कर दिया। इससे मैं से बिंदास 40% नहीं बोल रहा हूँ, 25 से 30% लोग फाउंडेशन में पास होते हैं। वो भी 25-30 किस में से गिनने हैं? 100 में से मत गिनो, 50 में से गिनो, अपना परसेप्शन चेंज होगा। अगर तुम 100 में से गिनोगे तो यार 100 में से 100 के 100 थोड़ी सिंसियरली एग्जाम देते हैं। कितने लोग टाइम पास में एग्जाम देते हैं। मैं देखता हूँ ना, मेरी बिल्डिंग में 1-2 लोग सीए है और सीए की एग्जाम में जिम में भटक रहा है यार, नीचे घूमता हुआ दिख रहा है। तो यार ये थोड़ी सिंसियरिटी होती है। तो वैसे लोग को थोड़ी गिनना होता है। हाँ चलो, बेचारा जी जान से मेहनत किया फिर भी पास नहीं हो रहा है, वैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। वैसे अगर 50 लोग हैं तो 15-20 लोग तो पास होते ही है, बाकी ठीक है, कोई कोई लोग फेल होते हैं, थोड़ा प्लानिंग में गड़बड़ होता है, सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ अपने कुछ छूट गया होगा, एंड मोमेंट पे पढ़ाई नहीं की होगी, बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। बट डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन 100 में से 15 पास होते हैं, 50 में से 15-20 पास होते हैं। ओके और थोड़ा तो चैलेंजिंग होना चाहिए ना। वो बोलते हैं ना, ओनली इफ इट चैलेंजेस यू इट चेंजेस यू। एक ही लाइफ मिली है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अपनी इकलौती लाइफ को अगर मीडियोकर बना के जीना है तो क्या मतलब है यार? हाँ ठीक है, अगर खानदान में करोड़ों की धन दौलत पड़ी है ना तो मगजमारी मत करो। तो भी मैं बोलता हूँ 1 लेवल का डिग्री चाहिए। कितने लोग देखे ना, करोड़पति लोग हैं, उनका सपना है कि मेरे बच्चे को सीए करवा दो बस। मेरे को कितने लोग अप्रोच करते, मेरे बच्चे को सीए। मैं मन में सोता आपको तो इतनी धन दौलत है, क्या जरूरत है? फिर भी उनको ऐसा लगे सीए बनवा दो बस इसको। बाकी अपने कोई एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं तो भाई करना पड़ेगा। इकलौती जिंदगी, उसमें अपने को मिडिल क्लास कोर्स करके मतलब नहीं है, इसको मैं मिडिल क्लास बोलता हूं। ओके और एसीसी मतलब ये सब है मिडिल क्लास कोर्स है। ओके अगर मैं इधर टावर बनाऊं, देखो ऐसा टावर है, ये देखो, ये इधर ही क्लियर मिल रहा है। सीए बाद में थोड़ा एसीसी को ले लूंगा बिकॉज पासिंग परसेंट अच्छा, लेकिन इंस्टीट्यूट थोड़ी उसकी अच्छी, यूके की यूनिवर्सिटी है ना,
इंस्टीट्यूट के कारण थोड़ा इंपॉर्टेंस आ गया। आफ्टर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टैग लग गया ना, सीए नहीं तो एसीसीए सही, वो हिसाब से है ना, तो ये हिसाब से इंपॉर्टेंस है। तो दी बेस्ट ही हो गया ना। हाँ एक्चुअली भी अगर पगार के टर्म्स में है ना, देखो सेम लेवल पे आ गया, लेकिन इसको ऑप्शंस बहुत कम है, 2-3 जगह नौकरी कर सकता है, ये हर जगह फिट होगा, किधर भी डाल दो इसको। तो यू हैव टू डिसाइड लाइक दिस, ओके। और डिफिकल्टी लेवल तो मैंने बता दिया। खर्चे के हिसाब से देखो कम खर्चा और वैल्यू जोरदार सीए का। एंड एग्जाम तो ठीक है, सब में वो 3-3 लेवल, एक्चुअली में उल्टे का 4 लेवल क्रॉस करना पड़ता है, ओके। तो आई थिंक यू शुड डिसाइड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। ट्रस्ट मी, मेरा बच्चा तो एग्जाम्पल दे ही दिया, ये ही फर्स्ट प्रेफरेंस है। हाँ अगर सीए छोड़ के कोई इधर जा रहा है ना, तो एक रीजन हो सकता है उसको पढ़ाई में जरा भी मन नहीं है, बच्चा डिटरमाइंड नहीं है, तो ठीक है आप लोग इसमें डालो, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा। जब मैं सीए का इतना इंपॉर्टेंस बता रहा हूं ना, उसका मतलब नहीं ये लोग कचरे हैं, इन लोग की भी वैल्यू है, इंडिपेंडेंटली दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। बट ऑब्वियसली जब कंपैरिजन हो रहा है ना, तो सीए के सामने तो फीके पड़ गए ना, ये सीए है तो बाकी सब कोर्सेज यहां पर आ गए। अब इंडिया के मालूम है आईआईटी सीए टफेस्ट कोर्स में उसका नाम आता है। और आईएएस वगैरह भी होता है ना, यूपीएससी की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी एक कोर्स है। ये सब टफेस्ट एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन वो ही करना चाहिए। और टफेस्ट जो बोलते हैं ना, एक्चुअली उतना टफ नहीं होता। वो क्या है, मैं 50% लोग सिंसियरली नहीं देते ना, तो वो मतलब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फेल होने के फुल चांस है, तो उधर क्या और ज्यादा टफ दिखने लगता है। बाकी सिंसियर बच्चों के हिसाब से देखेंगे ना, वो लोग बोले हाँ टफ है, इजी नहीं है, टफ है, टफेस्ट नहीं बोल सकते, ओके। सो और आईएएस भी अगर किसी को सोचता है तो सोच सकता है, लेकिन ये सब है ना थोड़ा मैच्योर लेवल पे आना चाहिए। आईएएस भी है ना थोड़ा, मेरे कितने सीए के बच्चे सीए बन चुके हैं ना, अभी आईएएस कर रहे हैं, उनको भी ऐसा है टफ एग्जाम मेरे को भी क्रैक करके दिखाना है। अभी कोविड का टाइम था ना, मेरी एक स्टूडेंट थी, सीए बनी थी 2015 में, वो मुझसे कोविड में, मैं भी खाली बैठा था, वो डेली काउंसलिंग लेती थी, जबकि मेरे को आईएएस का एबीसीडी पता नहीं है, लेकिन मुझसे गाइडेंस लेने के लिए हर संडे है ना 2 घंटा मेरा सेशन लेती थी। आईएएस का सर मेरे को टाइम टेबल बना के दो, कैसे करना, ये करना है। कितने लोगों को पैशन भी रहता है, तो ऐसा कुछ करो ना यार। साइंस लिया है तो आईआईटी कर, डॉक्टरी कर रहे है तो बड़ा सर्जन बन, है ना, सादा एमबीबीएस करके मतलब नहीं है, सर्जन बन। आईआईटी लिया है, आईआईटी कर बड़ा, इंजीनियरिंग सादा करके मतलब नहीं है ना। और अगर कॉमर्स लिया है तो सीए करो, आईएएस भी कर सकते हैं आगे जाके, तो डू दैट। और बाद में दूसरे जो कोर्सेज को मैंने बोला, एक एडिशनल डिग्री की तरह भले जोड़ दो तुम लोग अपनी लाइफ में, ओके। तो बस और एक चीज, हाँ कितने लोग ने ना इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी लिस्ट डाउन करके रखे, बीबीए, पैफ, टीएमएस, ओके, बीएमएम, ये सब है ना बैचलर कोर्स है, इसको प्रोफेशनल डिग्री मत गिनना, इसको कभी भी चॉइस में मत लेना। मेरे पास पता है कितने पेरेंट्स तो ये भी बताए, सर मेरे बच्चे का सोचा है सीए करे कि बैफ करे, क्या इज्जत उतार दी सीए की। सीए और बैफ इज अ बैचलर्स कोर्स। जो बीकॉम था ना उसमें वेरिएशन आ गया है, उल्टे का बीकॉम सस्ते में होता है, ये बाकी जो बैचलर के कोर्स की फीस कॉलेजेस में ज्यादा होती है। आज मैं भी कॉलेज चला रहा होता हूँ ना, एनएम मिठीबाई जैसी कॉलेज, तो मैं भी बीबीए, बैफ ऐसा बहुत सारे कोर्स बनाता। क्यों? बच्चे से फीस मेरे को ज्यादा मिलती। सादा बीकॉम में अगर इतना फीस है तो उसमें 3-4 गुना फीस मिलता है मेरे को, लेकिन मैं दे क्या रहा हूँ बच्चे को बैचलर डिग्री। मैं कॉलेज हूँ, इमेजिन करो मेरे पास अगर ये बच्चे बीकॉम वाले, मैं बोला बीकॉम मत कर, बैफ कर, मस्त है मार्केटिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बीकॉम के बच्चे से कम फीस मिलेगी, बैफ के बच्चे से फीस ज्यादा मिलेगी। लेकिन इतना पेरेंट्स लोग को मैच्योरिटी होना चाहिए, वेदर इट इज बीबीए, बैफ, बीकॉम, दे आर ऑल बैचलर्स। ऑब्वियसली सादा बीकॉम में क्या जनरल कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, बैफ है तो अकाउंटेंसी, फाइनेंस वाले सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं जो सीए के कोर्स में होते हैं। लेकिन सीए के कोर्स है, सब्जेक्ट पढ़ना तो सीए ही कर लेना। और 12th के बाद तुमको और डिलेमा आएगा कि इसको सादा बीकॉम करावे, बीएफ बैफ करावे, बीएमएस करावे, ये करावे। अगर तुमने सीए चूज कर लिया ना, प्लीज सादा बीकॉम ही लेना। तो सीए के साथ है ना कुछ भी डिस्टर्ब करेगा ना, इरिटेट होगा। एवरीथिंग विल इरिटेट इन द कोर्स ऑफ सीए स्टडी।
यू नीड फुल फोकस ऑन सीए। इससे बीकॉम की जगह बैफ का तामझाम पाल लिया, बीएमएस का तामझाम पाल लिया है, बीबीआई का, तो वो तुम्हारा कॉलेज में लोड तुम्हारा बढ़ा देगा ना, इट हैज नो वैल्यू। ओके, सो प्लीज उसमें कैरिड मत होना, क्योंकि पता है आजकल हर पेरेंट्स लोग का ना फ्रेंड सर्कल होता है, बोले હું તો મારા છોકરાને છે ને બેફ કરાવું છું, આ કરાવું છું। यार मेरे से पूछो ना यार, मैंने दुनिया देख ली है कि मेरे सामने सब कोर्स पैदा हुए, दीज आर जस्ट बैचलर्स कोर्स। अगर बच्चे ने ठान लिया ना मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, ये सीए भी है, सीए दिए कुछ भी नहीं करना है, मेरे को पढ़ना ही नहीं मेरे को, वो भी गलत चीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिद्दी हो गया है, हाँ तो ठीक है, बीकॉम के बोले बेटा बैफ तो कर ले, तब उसको बोल लो बीबीए कर ले, कुछ तो कर ले, तो कर लेगा तो ठीक है। बाकी अगर इफ यू आर सो मच एंथुजियास्टिक कि आई वांट टू मेक अप माय लाइफ, आई वांट टू मेक अप माय करियर, प्लीज डोंट काउंट दोज एज एन ऑप्शन। मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने आपसे उसका शीट भी शेयर किया है। तरह तरह के बैचलर्स जो भारत में अवेलेबल है, सॉरी अपने मुंबई में, वो सब मैंने आपको डिटेल्स दी है, लेकिन उसमें कोई डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी बच्ची को क्या कराऊंगा, मेरी डॉटर का तो बुरा नहीं चाहूंगा, 27 साल एजुकेशन लाइन में रह के उसको मैं सादा बीकॉम में डालने वाला हूँ। सादा बीकॉम कर और एक बार सीए चालू कर दे, बाद में अगर लगा तो सीएफए करवा लेंगे, एलएससी कर लेंगे, और चाहिए तो अब्रॉड से एमबीए कर लेंगे, कुछ कर लेंगे बाद में एज एन एडिशनल डिग्री। एक बार 12वीं के सीए चालू कर दे, उसका भी मैंने यही डिसाइड किया है। मेरे को घर पे बोले पापा मैं तो सीए नहीं करने वाली हूँ, बोले अरे तू शांति रखना। उसको ऐसे नहीं कि पढ़ना नहीं है, उसको ऐसे लग रहा है मम्मी पापा सीए, मैं कुछ तो अलग करो। उसको समझाया भाई तो अभी एक बार तो देखो चालू करना पड़ेगा ना, बाद में एडिशनल डिग्री तो कुछ भी ले सकते हैं। ये देखो प्लस वाली डिग्री मैंने बताई थी ना, दीज थिंग्स यू कैन ऐड लेटर ऑन, उस होने पे सुहागा हो जाएगा। और सी कोई तुमको ऐसा बोले ना सीए टफ है, तो सुनो मैं सबको ये एग्जांपल दी, इधर देखो ना जल्दी। आज अगर मैं बोले दीवार तोड़ दो तो लोग मुझ पे हंसेंगे, कैसी कैसी भाई की बातें करे, दीवार कैसे तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, तुम लोग शायद मैं वो पागल भी बोल दो। लेकिन अगर मैं बोल दूं इस दीवार के पीछे करोड़ों का सोना है, करोड़ों का खजाना पड़ा है, मल्टी करोड़ का खजाना पड़ा है, अगर मैं बोल दूं तो अपना परसेप्शन चेंज हो जाता है। हाँ दीवार ही है ना, टूट जाएगी। वही दीवार अपने को तोड़ना सिंपल लग गया, क्यों? क्योंकि पीछे अपने बेनिफिट्स देख पा रहे। इसलिए अगर सीए के पीछे तुम बेनिफिट सोचोगे ना, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, सब मिलेगा, वो देखोगे ना, तब जाके तुमको दीवार दीवार नहीं लगेगी, एकदम सिंपल पीस ऑफ केक लगे, यू कैन इजीली क्रैक। ओके, ऑब्वियसली तुमको बता भी देना करोड़ों का खजाना है, मन में तो है दीवार थोड़ी टफ है तोड़ना, लेकिन जुगाड़ कर लेंगे। सिर फोड़ूंगा, एक बार खून आएगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा, चलेगा, ठीक होके वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन सोना लेके रहूंगा। इट्स लाइक दैट। सो यू हैव टू सी द बेनिफिट्स बिहाइंड द वॉल, डोंट टेक द डिग्री एज अ वॉल। पढ़ाई इज ऑलवेज बोरिंग। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ, पढ़ाई इज नॉट अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज मैरिज। डोंट एक्सपेक्ट उससे लव होगा। मेरे को थोड़ी लव था, मैं तो पढ़ा, इतना पढ़ा है, कितने लोग को, मेरे को तो मेरे टाइम में ना 4-5 डिग्री लेने का शौक था, लेकिन ये टीचिंग चालू कर दिया ना तो बस सीए किया, और सीएस भी मैंने बाय द वे कर लिया था, एक पेपर बाकी है मेरा आज तक सीएस का। मेरे को तो 4-5 डिग्री ले लूँ सीधा यार, लेकिन मेरा प्रोफेशन ही ऐसा था ना, पढ़ाना है, तो मुझे 10 डिग्री का काम ही नहीं था, पढ़ाने आना चाहिए बस, खाली बच्चों को हेल्प करने आना चाहिए। वो मेरे अंदर खून में पहले से था, तो मैंने और किया नहीं, लेकिन मन में ऐसा था 4-5 डिग्री ले लो, एक ही लाइफ है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। मैं तो बोल रहा हूँ पेरेंट्स लोग को भी यही बोलता हूँ, घर में ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, करो, करना है, और यू शुड नेवर गिव अप। सीए के लिए कितने लोग बोलते हैं, सुना है उसमें 6-6 अटेम्प्ट लगते हैं, 7-7 अटेम्प्ट लगते हैं। मैं बताऊं वर्स्ट केस में क्या होगा, बच्चा अटक अटक के निकल रहा है, एकदम रद्दी केस में भी है ना, ये जो 4 साल का कोर्स मैंने बोला है, वर्स्ट केस में इसमें 8 साल भी लग गए। ये भी बहुत बुरा बता रहा हूँ, 8 साल भी लग गए, क्या खराब है बताओ? खराब क्या है बताओ? आज बच्चा 18, 19, 20 साल की उम्र में कैरियर चालू करता है, और 26, 27 साल की उम्र में अगर तब भी सीए बन जाता है, जिंदगी पड़ी है। नहीं तो कितने लोगों को देखा है, मतलब 35 साल 40 साल में भी सेटल नहीं है। अगर बच्चा वर्स्ट केस में 27 साल में बन गया तो क्या खराब है? ओनली थिंग इज यू शुड हैव पेशेंस कि मुझे पास होना है, और इतना टाइम लगेगा नहीं। मैं तो एकदम वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन किया, 4 साल की चीज को 8 साल भी लग जाए। 8 साल मतलब अभी तो साल में 3-3 एग्जाम होती है, इतनी बार थोड़ी कोई एग्जाम देगा। ये तो मैं एकदम बुरा हाल सोच रहा हूँ।
बाकी डिसेंटली कोई जेन्युइनली पढ़ेगा ना, 4 का वर्स्ट केस में 5-6 साल, एकदम सिंसियर बच्चा होगा तो। नहीं तो मैंने, और मेरे टाइम मैंने जब सीए किया था ना, मैथ्स का कोई आइडिया ही नहीं था। मेरे को कितने लोग डिस्करेज कर दिया, तूने मैथ्स नहीं लिया था ना, सीए नहीं कर सकता है। फिर भी मैंने हिम्मत की, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर फाइनल, सब एक झटके में पास कर दिया था। बाकी डराने वाले कितने थे। मेरे टाइम से मैं सुन रहा हूँ सीए आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आज भी ये बोल रहे हैं, अरे भाई सीए कॉमन हो गया। सीए इज नॉट कॉमन, इट इज ओल्ड कोर्स, इट इज नॉट कॉमन, इट इज एन एज ओल्ड डिग्री। इट इज कॉमन बिकॉज इट इज ओल्ड, बट उसका वैल्यू कॉमन के कारण डाउन नहीं हुआ है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ती आ रही है ना। तो इफ यू रियली बिलीव माई एडवाइस, आंख बंद करके सीए में डालो। उसको लेके कोई भी तुम्हारे माइंड में रिजर्वेशन है, कोई इफ्स एंड बट्स है, यू कैन गेट इन टच विद मी, ओके। और अगर वो नहीं करना है, ठान ही लिया है, तो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे डाल के एसीसीए में डाल दो, है ना। और वो नहीं करना है तो सीए में सीएस, और सीएस की अगर सोच रहा तो इसके साथ एलएलबी जोड़ देना। मैं तुमको ऑर्डर बता रहा हूं। एक्चुअली तो मैंने बोला ना कोर्स जबरदस्त है, लेकिन क्या है, लिमिटेड एरिया में सेट होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी यू चूज दिस, इफ नॉट यू स्पेंड मनी एंड गो फॉर एसीसीए, ओके। वो भी नहीं है तो सीए में कर लो, और सीएस करना है तो उसके साथ 4 चांद लगाने ना, एलएलबी। सीएस प्लस एलएलबी कर लिया ना तो फिर इक्वल टू सीए हो गया। फिर बाद में उसकी इज्जत अलग ही होगी, सीएस प्लस एलएलबी कर दिया तो। और करने वाले सीएस प्लस एलएलबी भी करते। तो ये ऑर्डर में आप डिसीजन मेकिंग करो। और भी कुछ कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, ओके। और इतना याद रखना, ओनली इफ इट चैलेंजेस यू इट चेंजेस यू। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती है। मेरे को पता है, एक जहाज होता है, एक शिप होता है या एयरक्राफ्ट होता है, उसका काम क्या है? एयरक्राफ्ट का काम ऐसे एयरपोर्ट पे बैठा रहेगा कि उड़ने का काम है? उड़ने का काम है। एयरपोर्ट पे रहता है वो कंफर्ट जोन में, लेकिन वो कंफर्ट जोन में जीने नहीं है। एयरक्राफ्ट ने जन्म क्यों लिया है? हवा में उड़ने का, चैलेंज लेने का। और शिप ने जन्म क्यों लिया है? एक कोने पे किनारे पे बैठने के लिए नहीं, बड़े बड़े समुद्र में तैरने के लिए किया है। तो उसी तरह अपना जन्म भी क्यों हुआ है? एक जगह कंफर्ट जोन में बैठे रहने का नहीं, चैलेंजेस लेने का है। और चैलेंज लेना पड़ेगा। और ट्रस्ट में थोड़ा टाइम तुम लोग त्याग करोगे ना, जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं पता है मेरे बच्चों के अंदर एक ही चीज डाला है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। ये फॉर्मूला के ऊपर मैं भी अमल करता हूँ। मैं पता अपने हेल्थ वेल्थ को भी कंट्रोल करना है ना, इसी में घर पे कोई केक ला रहा है, ये कर रहा है, मिठाई ला रहा है, ये कर रहा है, उठे मैं सोता ये मीठा खा के एक बार मुझे जन्नत महसूस हो जाएगी। फिर क्या? फिर बाद में पेट आगे आ जाएगा। वो नहीं चाहिए मेरे को उस वक्त किया था, बाद में रिग्रेट नहीं चाहिए। इसलिए ये नहीं खाऊंगा ना और डिसिप्लिन में रहूंगा, अच्छा है। इसलिए आई रिलीजियसली बिलीव इन दिस कोट, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट इज हॉरिबल। आज अपने कितने पेरेंट्स लोग देखे हैं, वो रिग्रेट करते रहे, काश मैंने ही किया होता, काश मैंने ही किया होता। आपके मन में भी थोड़ा रिग्रेट होगा कि मैंने वो टाइम भी क्यों नहीं किया। रिग्रेट इज वेरी हॉरिबल। इसलिए सी डिसिप्लिन से गले लगा लो, क्योंकि इससे तुम बोलो मुझे पेन चाहिए ही नहीं, तो ये जिंदा लाश है। फिर अगर जिंदगी जीनी है, पेन तो चाहिए। अपने को पेन कम चाहिए तो डिसिप्लिन का पेन ले लो, ओके। बाकी ठीक है, इसको लेके तुमको जो भी कंसर्न है, आई एम अवेलेबल हियर, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली। एक बार मैं सेशन वाइंड अप करता हूँ, ओके। ऑल द बेस्ट।